CH-71 मार्शल आर्ट स्कॉलर। कुछ देर बाद कार एक बहुत बड़े बंगले के आगे रुकी। आहान उस जगह को सीरियसली देखने लगा। वहां बहुत सारी सिक्योरिटी थी जो बाहर वाले सिक्योरिटी से ज्यादा ट्रेंड और प्रोफेशनल थी। सबसे पहले रजत गाड़ी से उतरा और उसके पीछे आहान और रॉकी भी उतरे। जैसे ही वो गेट के आगे पहुंचे उन सिक्योरिटी गार्ड के लीडर ने रजत को देखकर स्माइल किया और कहा, वेलकम सर चोपड़ा सर, आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। रजत ने अपनी गर्दन हिलाए और कहा, मैं इन्हें अंदर लेकर जाता हूँ। और इतना बोलकर वो आहान की तरफ देखने लगा। अब तुम्हें यहाँ आने का पछतावा होगा। रजत की ये बात सुनकर आहान मुस्कुराने लगा। जब वो उस बंगले में घुसे तब आहान को एहसास हुआ कि इतने बड़े बंगले में कोई था ही नहीं। आहान इस बारे में सोच ही रहा था कि इतने में रजत कार्ड निकालकर सामने दरवाजे पर स्वाइप किया जिससे दरवाजा एलिवेटर की तरफ खुला। अच्छा तो हमें बेसमेंट में जाना है, आहान ने मन में सोचा। चारों लोग एलिवेटर से -5 में गए। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा था और अलग अलग कलर की लाइट्स फ्लैश हो रही थी। रूम में थोड़ा अंधेरा था इसलिए कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जब सबकी आंखें उन लाइट्स में एडजस्ट हुई तब पता चला कि वो एक बार था। वहां बहुत सारे लोग आ रहे थे और जा रहे थे। सभी बहुत एलीट और हाई क्लास लोग थे। उनकी इस बार में सारी एलिगेंस खत्म हो गई थी। सभी एक दूसरे को हग और किस कर रहे थे। इतने में आहान की नजर एक बहुत ही फेमस स्टार पर पड़ी जो बाहर बहुत सोफिस्टिकेटेड रहती थी। यहाँ पर एक आदमी को पैशनेटली हग और किस कर रही थी। ये सब देखकर आहान बिल्कुल हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रजत उसे ऐसी जगह क्यों लाया था। इतने में चलते चलते वो बार के उस एरिया में पहुंचे जहां एक बॉक्सिंग रिंग था। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, बस कुछ लोग ही थे जो बॉक्सर्स को चीयर कर रहे थे। इस वक्त दो लोग रिंग में फाइट कर रहे थे। हैरानी वाली बात यह थी कि दोनों ने कोई भी प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना था। वो सच में अपनी जान बाजी पर लगाए हुए थे। उनके मूव्स भी फाइटिंग मूव्स नहीं थे बल्कि ऐसे मूव्स थे जिनसे एक बार में जान जा सकती थी। ऐसी टेक्निक्स जो मिलिट्री में भी यूज होती थी। कुछ ही देर में उनमें से एक फाइटर बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। कुछ लोग बहुत खुश थे और कुछ उदास। लोग गुस्से में अलग अलग गालियां बोल रहे थे। इस बेकार फाइटर की वजह से मैं अपने सारे पैसे हार गया। इसने तो कहा था ये सामने किसी को भी हरा देगा, पर यहाँ तो ये खुद ही 10 मिनट भी नहीं टिक पाया। ये सब देखकर आहान समझ गया था कि यहाँ सट्टा लगाया जा रहा था और वो भी सिर्फ मैच पर नहीं बल्कि फाइटर की जान पर। पर ये सब तो लीगल नहीं था। अब आहान को ये जानना था कि आखिर इस विशिष्ट हाउस का मालिक कौन था। यहाँ सब तरह के इल्लीगल काम हो रहे थे फिर भी किसी को भी कोई डर नहीं था। सभी हाई क्लास और एलीट लोग यहाँ खुलकर एंजॉय भी कर रहे थे और हर तरह का स्कैंडलस काम भी। आहान सोच रहा था इस प्रॉपर्टी का मालिक जरूर कोई बहुत बड़ा और पावरफुल आदमी होगा जो ये सब आसानी से हैंडल कर सकता है बिना किसी डर के कि ये इन्फॉर्मेशन पुलिस में लीक हो जाएगी। आहान सब कुछ ऑब्जर्व करके अपना एनालिसिस कर ही रहा था कि तभी वहां एक आदमी आया। उसने स्टाइलिश सूट पहना हुआ था और वो काफी यंग और फिट था। उसका नाम अभिषेक चोपड़ा था। उस आदमी को देखकर रजत के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए थे। उसने बहुत इज्जत से कहा, मिस्टर चोपड़ा, मैं इन दोनों को यहाँ ले आया। उस आदमी ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई और फिर कुछ पल के लिए उसकी नजर आलिया पर रुक गई। फिर उसने आहान और रॉकी की तरफ देखा और कहा, तो तुम दोनों हो जो शिमला से आए हो? उद्धरण चिन्ह। आहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ हम ही है। तुम में तो बहुत हिम्मत है। उस आदमी ने इम्प्रेस होते हुए कहा। विक्की भाई कहाँ है? रॉकी ने सीधे सीधे सवाल किया। विक्की, आओ मेरे साथ, उस आदमी ने खिलखिलाकर कहा और उनके आगे आगे चलने लगा। आहान सब चीजें और जगहें ध्यान से देख रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। कुछ कदम चलने के बाद वो सब एक जेल के सामने पहुंचे जिसमें विक्की बंद था। विक्की की हालत बहुत खराब थी। उसका पूरा शरीर लहूलुहान था। उसके शरीर पर जगह जगह पर गहरे घाव के निशान थे और उसमें ऊपर देखने तक की हिम्मत नहीं थी। विक्की की ऐसी हालत देखकर आहान और रॉकी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा था। रॉकी जैसे ही आगे बढ़कर उस आदमी पर हमला करने वाला था उसने बंदूक निकल ली। उसे अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कोशिश कर लो, उस आदमी ने रॉकी के सामने बंदूक तानते हुए कहा। देखते हैं तुम मुझ पर पहले हाथ उठाते हो या फिर मैं बंदूक पहले चलता हूँ। रॉकी अभिषेक को घूरता रहा पर उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथ का पोस्चर और पोजीशन देखकर साफ पता चल रहा था कि उससे बंदूक चलने की बहुत प्रैक्टिस थी। ये क्या रियल बंदूक है? मैंने तो सिर्फ फिल्मों में ही देखी है। दिस इज टू डेंजरस। आलिया सोचकर ही डर गई थी। तभी रजत ने रॉकी को लात मारी और कहा, तुम तो लड़ने में माहिर हो ना, अब लड़ो। फिर उसने आहान की तरफ देखा और कहा, और तुम बहुत स्मार्ट समझ रहे थे ना खुद को, अब बोलो। हाँ, तुम्हें इस बंदूक पे भरोसा है? आहान ने डिसअपॉइंट होते हुए कहा। आहान को लग रहा था कि वो इससे बेहतर कुछ लाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा कि मिस्टर चोपड़ा के हाथ में बंदूक है? ट्रिगर दबाते ही तुम्हारा काम खत्म, रजत ने हैरान होते हुए कहा। आहान रजत की बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। डेजर्ट ईगल 0.357 इंच इन डायमीटर, फायरिंग स्पीड ऑफ 378 मीटर्स पर सेकंड एंड बॉम्ब कैपेसिटी ऑफ 8। और ये बनी थी 1985 में। क्यों सही कह रहा हूं ना? आहान ने अभिषेक की तरफ देखते हुए सवाल किया। तुम्हें गन्स के बारे में पता है?
अभिषेक बिल्कुल हैरान था। उससे एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जब से आहान उस बिल्डिंग में आया था वो बहुत शांत था। अभी भी बंदूक को देखकर उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले थे। वो इतना कॉन्फिडेंट कैसा था? आहान ने नामे सर हिला दिया। उसे बंदूकों के बारे में सब पता था पर उसने कभी भी किसी बंदूक को हाथ नहीं लगाया था क्योंकि उसके गुरु ने उसे मना किया था। आहान के गुरु ने उसे समझाया था कि अगर उसने कभी बंदूक को हाथ लगाया तो फिर उसका ध्यान मार्शल आर्ट से भटक जाएगा जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। जब आहान ने ना किया तब अभिषेक और भी हैरान परेशान हो गया। वो अच्छे से जानता था कि इस बंदूक के बारे में किसी को आसानी से पता नहीं हो सकता था। ये आर्मी की स्पेशल बंदूकों में से एक थी। अभिषेक ने कंफ्यूज्ड होकर आहान से पूछा, क्या तुम मार्शल आर्ट में ट्रेंड हो? आहान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर अभिषेक को और भी अजीब लगने लगा था। वो सोचने लगा था कि क्या रजत के लिए आहान से पंगा लेना सही होगा। अगर ये सच में मार्शल आर्ट में ट्रेंड है तो फिर इसके पीछे बहुत लोग होंगे। इसकी हाई क्लास फैमिली से अच्छी जान पहचान भी होगी। अगर इस आहान को कुछ हो गया तो मुझे और मेरे परिवार के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। मैं इसे जान से मार दूं तब भी प्रॉब्लम होगी और ये बच जाता है तब भी प्रॉब्लम होगी। अगर तुम वहां से हो जहां से मैं सोच रहा हूं तो फिर आज का हादसा बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। मैं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं करना चाहता। तुम इस आदमी को वापस लेकर जा सकते हो। आहान के कॉन्फिडेंस को देखकर अभिषेक की हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी भी तरह का कोई अंदाजा लगा पाए। एक खास जगह से मार्शल आर्ट सीखे हुए लोगों में ही ऐसा कॉन्फिडेंस होता है जो आहान में था। उनके आगे पीछे बहुत लोग होते हैं और उन्हें हराना मुश्किल होता है। अभिषेक कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अभिषेक भाई, आप ये इस वक्त रजत बिल्कुल हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिषेक चोपड़ा जैसा पावरफुल आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है। शट अप, अभिषेक ने रजत को घूरते हुए कहा। रजत ये बात नहीं समझ रहा था कि इतना कॉन्फिडेंट होने के लिए और मार्शल आर्ट में क्वालिफाई करने के लिए आहान की उम्र बहुत छोटी थी। इसका मतलब साफ था कि वो बहुत सालों से ट्रेन कर रहा था। अभिषेक कुछ भी समझ पाने की सिचुएशन में नहीं था। अगर सच में वो एक पावरफुल टीचर का स्टूडेंट है तो फिर वशिष्ठ हाउस में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग, रियली? आहान ने एक अलग लहजे से कहा। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? अभिषेक समझ चुका था कि वो इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। ये सोचते ही उसकी चेहरे का रंग उड़ गया। उसे डर लग रहा था पर फिर भी वो आहान के सामने जताना नहीं चाहता था। अगर मेरे दोस्त के साथ तुम ऐसा करोगे तो मैं बदला तो लूंगा ही। आहान ने रजत और अभिषेक को घूरते हुए कहा। ये मामला अब तभी खत्म होगा जब तुम दोनों के हाथ टूटेंगे। इस पर अभिषेक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने बस मन ही मन में कुछ बड़बड़ाया। उस आदमी के सामने बंदूक थी फिर भी वो डर नहीं रहा था। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता अभिषेक के हाथ में गन है और तुम हमारे हाथ तोड़ने की बात कर रहे हो? अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। बस एक मूवमेंट और तुम ऊपर भगवान के पास पहुंच जाओगे। रजत ने झल्लाते हुए कहा। पर फिर भी अगर तुम में मेरे हाथ तोड़ने की हिम्मत है तो आज मैं तुम्हारे हाथ तोड़ूंगा। इतना बोलते ही रजत ने वहां पड़ा एक हथियार उठाया और रॉकी की तरफ फेंका। तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतना बोलते ही आहान ने रजत को कसकर थप्पड़ लगाया जिसकी वजह से वो उड़कर कुछ कदम दूर जाकर गिरा। उसके 3-4 दांत टूटकर जमीन पर गिर गए थे और मुंह से खून बहने लगा। ये देखकर अभिषेक को गुस्सा आ गया। ये तुमने क्या किया है? हिम्मत तुम में गोली चलाने की? आहान ने गुस्से में कहा। ये सुनकर अभिषेक भी अपना आपा खो बैठा और ट्रिगर दबाया। पूरा रूम गोली की आवाज से गूंज गया था। आलिया ये देखकर डर गई थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रॉकी की आंखें जैसे बाहर आ गई ये सब देखकर। गोली हवा के चीरते हुए आहान की आईब्रोज के बीच में थी। उसने खुद को इस तरह बचाया जिसे देखकर सब हैरान थे। ऐसा सिर्फ मार्शल आर्ट में स्कॉलर ही कर सकता था। अभिषेक की आंखें खुली की खुली रह गई। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। ये कैसे हो सकता था? बहुत कम लोग थे जो इस ट्रिक को मास्टर कर सकते थे। अफवाहों में सुना था ऐसा आदमी कभी नहीं आएगा, फिर ये कैसे? अभिषेक का दिल जोर से धड़क रहा था और वहीं रॉकी को भी तेज झटका लगा था। वो जानता था कि आहान पावरफुल है पर इतना उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। अब वो आहान को और भी महान मानने लगा था। कहीं न कहीं उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे विकी भाई मिल जाएंगे पर आहान का ये रूप देखकर उसे भरोसा हो गया था कि आहान कुछ भी कर सकता था। उधर आहान शांति से खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम्हें अभी भी गोली चलानी है? ये सुनकर अभिषेक कांपने लगा। उसने अपने घुटने के बल बैठते हुए और डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। रहम करो मुझ पर। आलिया ने ये बात सुनी और अपनी आंखें खोली। उसे लग रहा था कि आहान जरूर जमीन पर पड़ा होगा पर आंखें खोलने पर उसने देखा कि अभिषेक आहान के सामने घुटने के बल बैठा था। यहाँ क्या हुआ था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आहान का अभिषेक को माफ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। उसने नामे सर हिलाया और रॉकी से कहा, इसे अच्छे से सबक सिखा दो। जी यंग मास्टर, रॉकी ने जवाब दिया। अब आहान क्या करेगा? क्या अभिषेक और रजत खुद को बचा पाएंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH-72 अहम का गुस्सा। उधर आहान शांति से खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम्हें अभी भी गोली चलानी है? ये सुनकर अभिषेक कांपने लगा। उसने अपने घुटने के बल बैठते हुए और डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। रहम करो मुझ पर। आहान का अभिषेक को माफ करने का इरादा बिल्कुल नहीं था।
उसने नामे सर हिलाया और रॉकी से कहा, इसे अच्छे से सबक सिखा दो। जी यंग मास्टर, रॉकी ने जवाब दिया। इस वक्त आहान रॉकी की नजर में भगवान के दर्जे पर था क्योंकि उसकी वजह से वो विक्की से मिल पा रहा था। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे बड़े भाई राज चोपड़ा है, मुझे उनके खातिर ही माफ कर दो, अभिषेक ने पैनिक करते हुए कहा। रॉकी ने आहान की तरफ देखा और दोनों समझ गए थे कि ये राज चोपड़ा ही वशिष्ठ हाउस के पीछे का मास्टरमाइंड है। इस वक्त उसे राज के बारे में नहीं पता था, पर अगर राज कोई बहुत बड़ा आदमी था तो फिर उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। यंग मास्टर राज चोपड़ा चोपड़ा फैमिली का हेir है, सभी अंडरवर्ल्ड के लोग उसे प्रिंस बुलाते हैं, अभिषेक ने खुद को बचाते हुए कहा। रॉकी रुको मत, डू इट। आहान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे कोई मतलब नहीं था कि लोग राज को बुलाते थे और क्या समझते थे। इतना सुनते ही रॉकी ने अभिषेक के मुंह पर लात मारी और उसके दांत तोड़ दिए। रजत की तरह अभिषेक भी कुछ कदम दूर जाकर गिरा। उसके मुंह से भी बहुत खून बह रहा था, उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। इसके बाद रॉकी उसके ऊपर चढ़ा और उसके हाथ को बुरी तरह से मोड़ दिया कि अभिषेक की हड्डियां टूट चुकी थी। वो दर्द में था पर कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसे डर था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो आहान उसे जान से मार देगा। तभी रजत में थोड़ी हलचल हुई। अभिषेक की ऐसी हालत देखकर उसने भागने की कोशिश की पर आहान ने उसे पकड़ लिया। आहान ने रजत को रॉकी की तरफ धक्का देते हुए कहा, इसके साथ भी वही करो जो ये डिजर्व करता है। अपने मास्टर की बात मानते हुए रॉकी ने वही किया जो उसने अभिषेक के साथ किया था। दर्द की वजह से रजत बेहोश हो चुका था। आलिया वहां खड़ी होकर सब देखकर डर गई, ये जानने के बाद कि राज चोपड़ा को सब प्रिंस कहते हैं। आहान में इतनी हिम्मत थी कि वो अभिषेक की ये हालत करे। अब तो ऐसा लग रहा है कि अगर यह राज भी होता तो भी आहान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना हंगामा सुनकर वहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए आए और उन सबके हाथ में बंदूक थी। अभिषेक को ऐसी हालत में देखकर वो सब हैरान थे। उन्होंने जैसे ही आहान और रॉकी पर हमला करना चाहा, अभिषेक नीचे गिरे हुए ही चिल्लाया, नहीं, जाने दो उन्हें। ये आप क्या कह रहे हैं मास्टर? उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। वो बहुत सारे थे और उनके सामने सिर्फ 2 थे, पर फिर क्यों अभिषेक उन पर हमला करने के लिए मना कर रहा था? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जाओ यहां से, अभिषेक ने स्ट्रगल करते हुए कहा। आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आहान जान गया था कि अभिषेक इतना भी बेवकूफ नहीं था। सर आपके दोस्त की ये हालत मेरी और रजत की वजह से हुई है। आप प्लीज इस वशिष्ठ हाउस को कोई नुकसान मत पहुंचाना, अभिषेक ने प्लीड करते हुए कहा। अभिषेक समझ चुका था कि आहान से पंगा लेना बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए उसने पहले ही वशिष्ठ हाउस को बचाने की सोची। आहान के मन में अलग अलग बातें चल रही थी। वैसे तो वो बहुत शांत स्वभाव का था, पर अगर उसके अपनों को कोई नुकसान पहुंचाए तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होता था, पर वो बिना बात के किसी को परेशान नहीं करता था। इसलिए जब तक वशिष्ठ हाउस के लोग उसे अच्छे से ट्रीट करते वो भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। उसने अभिषेक की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस विक्की को जेल से निकाला और अस्मिता को कॉल किया। उसने अस्मिता को विक्की का इलाज बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाने को कहा। इतना करके वो वहां से निकलने लगा तब आलिया भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। ये देखकर आहान वहीं रुक गया। उसने मुंह बनाते हुए आलिया से पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं वो, आलिया के पास कोई जवाब नहीं था। आई एम सॉरी अबाउट वॉट हैपेंड ऑन द ट्रेन। नो नीड, मैंने उन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर अब बेटर यही होगा कि तुम मुझे फॉलो ना करो। इतना कहकर आहान वहां से चला गया। आलिया कुछ देर वहीं खड़ी रही और फिर उसने अपने पापा को कॉल किया। फोन उठाते ही मनोज शर्मा ने खुशी से पूछा, रजत ने मैटर सॉल्व कर दिया? मनोज शर्मा को विश्वास था कि वशिष्ठ हाउस में घुसने के बाद वो दोनों जिंदा बाहर नहीं आ सकते थे। हाँ, आलिया ने सार्कास्टिकली जवाब दिया, तुम आज रजत के साथ वहीं रुक जाओ, तुम्हें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। मनोज ने आलिया को समझते हुए कहा, डैड आप शो थे ना कि रजत ही जीतेगा। ऑफकोर्स मुझे पता है रजत ही जीता है। डैड यहाँ आकर देखिए, रजत और अभिषेक दोनों अपनी हड्डियां तुड़वा कर बैठे हैं। आलिया ने उनका मजाक बनाते हुए कहा, तुम मजाक कर रही हो ना? मनोज ने स्टर्नली कहा, आइए और खुद देख लीजिए। उसने इतना कहा और फिर फोन कट कर दिया। आलिया आहान के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहती थी, पर अपनी पिता की वजह से उसका ऐसा करना मुश्किल था और उधर मनोज शर्मा हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभिषेक चोपड़ा की ये हालत हो गई थी। वो वशिष्ठ हाउस की सिक्योरिटी के बारे में जानता था। आखिर वो दोनों लड़के कौन हैं जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया? इधर अभिषेक परेशान था क्योंकि आहान ने वशिष्ठ हाउस के बारे में साफ साफ कुछ नहीं कहा था। उसने तुरंत अपने भाई को कॉल किया और सारी बात बता दी। राज ने फोन रखते ही अपने गुरु से पूछा कि क्या जो मूव आहान ने किया था वो कर सकते थे, जिसके जवाब में गुरुजी ने कहा, ये मूव करना बहुत मुश्किल है, इसे सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट स्कॉलर ही कर सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक स्कॉलर था और उसकी प्रैक्टिस किसी भी मार्शल आर्ट ट्रेनी से बहुत ज्यादा था। राज ने कुछ सोचते हुए कहा। राज समझ गया था कि अभिषेक ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। उसने फैसला किया कि वो खुद आहान से मिलेगा और इस बारे में बात करेगा, पर इससे पहले उसने अपनी टीम से कहकर आहान का बैकग्राउंड चेक करवाया। जब राज वहां से जाने लगा तब गुरुजी ने कहा, तुम ध्यान रखना, कोई नहीं मुसीबत में मत फंस जाना। आप चिंता मत कीजिए, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ।
उसने सिर्फ अभिषेक का हाथ तोड़ा है और वशिष्ठ हाउस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसका मतलब यही है कि उसे चीजें आगे नहीं बढ़ानी। राज ने जवाब दिया और वहां से चला गया। जब आहान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आई तब उन्हें पता चला कि आहान का पूरा नाम आहान रायजादा है और वही आगे जाकर रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक बनेगा। ये सब देखकर राज ने आहान से मिलने का मन पक्का कर लिया था। वो आहान के होटल की तरफ गया जहां वो सबसे पहले अस्मिता से मिला। हेलो डायरेक्टर अस्मिता, राज ने अस्मिता से कहा। हेलो मिस्टर चोपड़ा, आप यहाँ कैसे? अस्मिता ने सवाल किया। मैं यंग मास्टर से मिलने आया हूँ, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती है? यंग मास्टर आहान रायजादा ग्रुप को इंडस्ट्रीज का खास हिस्सा बनने वाला था, ये कोई नहीं जानता था सिवाय कुछ लोगों के, इसलिए अस्मिता ने शौक होते हुए पूछा। अब इस बारे में इतना भी मत सोचिए, मुझे सब पता है। आप मुझे यंग मास्टर से मिलवाएंगी ना? राज ने अस्मिता के एक्सप्रेशंस पढ़ते हुए कहा। वो आराम कर रहे हैं, मैं पूछकर बताती हूँ। इतना बोलकर अस्मिता आहान के रूम की तरफ गई। उधर आहान अपने होटल रूम में आराम कर रहा था, तभी उसका फोन बजा और फोन पर शनाया फ्लैश हो रहा था। आहान ने तुरंत कॉल उठाया और चहकती आवाज में कहा, हाय शनाया, हाउ आर यू? तुमसे बहुत नाराज। शनाया ने नाराजगी से जवाब दिया। क्यों बेबी, मैंने क्या किया? बेबी सुनते ही शनाया के चेहरे पर हंसी आ गई और उसकी सारी नाराजगी दूर हो गई। फिर भी आहान को चिढ़ाने के लिए उसने कहा, क्योंकि तुम मुझे वहां पहुंचकर बिल्कुल भूल गए, एक मैसेज तक नहीं किया। सॉरी बेबी, मैं विकी को ढूंढने में बिजी था। विकी मिल गया? वो ठीक है ना? शनाया ने कंसर्न से पूछा। हाँ विकी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही टाइम है, राइट? शनाया ने फ्लर्ट करते हुए कहा। आहान शनाया की बात समझ रहा था, इसलिए उसने भी ऐसा ही जवाब दिया। अब आपके लिए टाइम नहीं होगा तो किसके लिए होगा? इतने में दरवाजा नॉक हुआ और अस्मिता अंदर आई। I'll talk to you later, miss you। इतना कहकर आहान ने फोन कट कर दिया। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट आपसे मिलने मिस्टर राज चोपड़ा आए हैं। अस्मिता ने अपनी गर्दन झुकाए हुए कहा। अंदर भेज दो उन्हें, आहान ने जवाब दिया। अस्मिता ऑफ बोलकर वहां से चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ही वहां राज आ गया। यंग मास्टर, राज ने रिस्पेक्टफुली कहा। बैठ जाए, आहान ने इशारा करते हुए कहा। यंग मास्टर, मैं अपने छोटे भाई की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। वो नादान है, मुझे उम्मीद है आपका दिल बहुत बड़ा है और आप उसे माफ कर देंगे। राज ने बिना देर किए हुए कहा। मिस्टर चोपड़ा, मेरे और आपके भाई के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो अब बीत चुका है। अब जब तक आपका भाई मेरे लिए कोई नहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा तब तक मैं भी कुछ नहीं करूंगा। डोंट वरी, आहान ने बहुत शांति से कहा। थैंक यू यंग मास्टर, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूं कि आप वशिष्ठ हाउस के 30% के शेयर होल्डर बन जाए। राज ने कंट्रैक्ट पेपर आगे करते हुए कहा। राज वशिष्ठ हाउस में हाईएस्ट 38% शेयर का शेयर होल्डर था, पर अब उसमें से 30% शेयर वो आहान को देना चाहता था। ऐसा होने पर अब आहान के पास वशिष्ठ हाउस के सबसे ज्यादा शेयर होंगे। दूसरी तरफ रजत चौधरी को हॉस्पिटल में इस हालत में देख इसके पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आ रहा था। रजत की मां सुहासिनी चौधरी बहुत गुस्से में थी। ये सब तुम्हारे साथ जिसने भी किया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया है? सुहासिनी ने अपने इकलौते बेटे को पुचकारते हुए कहा। मॉम, सिर्फ आप भी मेरी मदद कर सकती है। मुझे इस आदमी से बदला लेना है। मैं उसे जान से मरना चाहता हूँ। रजत ने कहा। बेटा वो कौन है, तुम मुझे बताओ, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी, फिर तुम्हें जो करना हो कर लेना। उसकी मां ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। आहान, उसका नाम आहान है और वो शिमला से आया है। रजत ने बताया। मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूँ। सुहासिनी गुस्से में वहां से जाने लगी। रुक जाओ, एक आवाज ने उसे रोका। आवाज थी ब्रिज चौधरी के, जो रजत के पिता थे। तुम जानती हो तुम क्या करने जा रही हो? ये मामला पहले ही बहुत बढ़ चुका है। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे बेटे के साथ किसी ने ऐसा किया और तुम बोल रहे हो रहने दो। ये तुम्हारा अपना बेटा है। सुहासिनी ने झल्लाते हुए कहा। जो भी हुआ तुम्हारे बेटे की वजह से ही हुआ है, गलती उसी की है। कैसे बाप हो तुम, अपने बेटे की गलती निकाल रहे हो? दोनों पति पत्नी में बहस छिड़ गई। बहस इतनी बढ़ गई थी कि ब्रिज ने सुहासिनी पर हाथ तक उठा दिया था। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझ आया तुम्हें? ब्रिज जानता था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। चोपड़ा फैमिली अभिषेक के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी शांत थी, इसका मतलब कुछ गड़बड़ जरूर थी। मॉम डैड चाहे कुछ भी बोले, पर आज वो आहान मुझसे नहीं बच सकता। मैं उसे जान से मार डालूंगा। रजत का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उधर राज चौधरी आहान को 30% ले लेने के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। क्या आहान 30% शेयर एक्सेप्ट करेगा? अब आगे आहान और चोपड़ा फैमिली के बीच में क्या होगा? क्या चौधरी फैमिली अब कोई एक्शन लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH73 30% शेयर का मालिक। राज वशिष्ठ हाउस में हाईएस्ट 38% शेयर का शेयर होल्डर था, पर अब उसमें से 30% शेयर वो आहान को देना चाहता था और ऐसा होने पर अब आहान के पास वशिष्ठ हाउस के सबसे ज्यादा शेयर होंगे। मिस्टर चोपड़ा, इसका मतलब क्या है? मैं आपके हिस्से के शेयर क्यों लूंगा? आहान ने शौक होते हुए पूछा। यंग मास्टर, मेरे भाई से बहुत बड़ी गलती हुई है। इसकी कीमत तो उसे चुकानी चाहिए और उसका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले। इससे मेरा गिल्ट भी काम हो जाएगा और हमारे रिश्ते भी सुधर जाएंगे। वशिष्ठ हाउस के 30% शेयर का मतलब 30 करोड़ था। ये बहुत बड़ा अमाउंट था।
शुरुआत में राज को इससे नुकसान हो सकता था, पर आगे चलकर उसे इसका बहुत फायदा होने वाला था, क्योंकि इससे आहान का नाम वशिष्ठ हाउस से जुड़ जाता। इसलिए राज चाहता था कि आहान 30% का मालिक बन जाए। पर कहीं ना कहीं आहान को शक हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि राज ऐसा क्यों कर रहा है। इतना तो वो श्योर था कि इन 30% शेयर्स में कुछ गड़बड़ थी। मिस्टर चोपड़ा, आपके भाई और मेरे बीच जो हुआ वो खत्म हो चुका है। इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं थी। इसके लिए आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ज्यादा है, आप ये शेयर्स वापस ले लीजिए। आहान ने स्माइल करते हुए कहा। आहान जानना चाहता था कि इस बात पर राज कैसे रिएक्ट करता है। अगर सच में इन शेयर्स में कुछ गड़बड़ होगी तो वो इतना आसानी से नहीं मानेगा और शेयर्स ट्रांसफर करने की जिद करेगा। यंग मास्टर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपको शेयर्स कम लग रहे हैं? मैं आपको 10% शेयर्स और दे सकता हूँ। राज ने कन्विंसिंगली कहने की कोशिश की। आहान राज की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। उसने उसे समझाते हुए कहा, मिस्टर चोपड़ा, बात कम ज्यादा शेयर्स की नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया तो मैं इतने शेयर्स फ्री में कैसे ले सकता हूँ? ये तो सही नहीं होगा ना। आहान का सीधा सीधा ना सुनकर राज को चिंता होने लगी। उसने सोचा था कि आहान 30% शेयर को कभी मना नहीं करेगा और खुशी खुशी उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा। आखिर उनकी मार्केट वैल्यू 30 करोड़ रुपए थे। राज के एक्सप्रेशन देखकर आहान समझ गया था कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। राज के दिमाग में कुछ तो चल रहा था जिसकी वजह से वो उसे ये शेयर्स फ्री में देना चाहता था। अगर उसने ये ले लिए तो वो पक्का कोई मुसीबत में फंस सकता है। मिस्टर चोपड़ा, इन शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? आहान ने सवाल करते हुए पूछा। इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है। वशिष्ठ हाउस के 30% शेयर्स की मार्केट वैल्यू लगभग 30 करोड़ रुपए है, पर अगर मार्केट प्राइस बढ़ जाए तो ये रेट 10% तक बढ़ सकता है। राज ने सच सच जवाब तो दे दिया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान ने ये सवाल क्यों किया था। आहान ने कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा तो क्यों ना मैं ये शेयर्स 35 करोड़ में आपसे खरीद लूं। खरीद लूं? ये आहान क्या बोल रहा है? राज ने सोचा नहीं था कि आहान ये डिमांड रखेगा। हाँ, मैं खरीदूंगा, आहान ने हल्की से गर्दन हिलाते हुए कहा। राज अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। आहान आखिर करना क्या चाहता था? जब वो उसे ये शेयर्स एज अ गिफ्ट दे रहा था तो उसे उन्हें खरीदने की क्या जरूरत थी, वो भी मार्केट वैल्यू से ऊपर के प्राइस पर। यंग मास्टर, आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं आपको ये शेयर्स दे रहा हूं, फिर आपको खरीदने की क्या जरूरत है? राज ने सार्कास्टिकली हंसते हुए कहा। आहान बेवकूफ तो था नहीं जो बिना सोचे ये बात बोले। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वशिष्ठ हाउस और ग्रो करे, इसलिए मैं ये शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। पर यंग मास्टर, राज कुछ कहना चाहता था पर आहान ने फिर से उसे टोकते हुए कहा, मिस्टर चोपड़ा, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, पर मैं अभी भी यही बोलूंगा कि मैं ये शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। अगर आप मुझे ये बेच देंगे तो फायदा आपका ही होगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं 30% शेयर का मालिक बनूं तो आप इन्हें मुझे 35 करोड़ में बेच दीजिए। आहान का कॉन्फिडेंस और जिद देखकर राज हैरान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आहान का असली मकसद क्या था। राज को ऐसे देखकर आहान को कहीं ना कहीं मजा आ रहा था। उसे चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। उसका इतने पैसे खर्च करने का कारण ये नहीं था कि उसके पास बहुत पैसे थे, पर यह था कि वो सच में चाहता था कि वशिष्ठ हाउस में बहुत डेवलपमेंट हो और सिर्फ मनाली में ही नहीं बल्कि हर जगह उसका नाम हो। और दूसरी तरफ अगर वो 30% खरीद ले तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर कभी कोई छोटी इकत आती तो वो आराम से ये शेयर्स बेचकर अपना पल्ला झाड़ सकता था। पर अगर वो ये शेयर्स ऐसे ही ले लेता तो उसका वशिष्ठ हाउस से एक रिश्ता जुड़ जाता। वहां से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम में उसे अपना पूरा जोर लगाना ही पड़ता। ये बात राज को समझ आनी मुश्किल थी। वो सिर्फ आहान का इस्तेमाल करना चाहता था। मिस्टर चोपड़ा, आपका क्या कहना है? अगर आपको ये मंजूर हो तो मैं साइन कर देता हूँ। बाद में अस्मिता आपको पैसे ट्रांसफर कर देगी। आहान ने सवाल किया। यंग मास्टर, जैसा आप कहें, पर मैं आपसे पैसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही लूंगा। राज ने अपनी बात रखी। आहान ने बिना कुछ जवाब दिए पेपर ले साइन लिए और अस्मिता से पैसे ट्रांसफर करने को कहा। यस यंग मास्टर, अस्मिता ना करे उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। अगर आहान उसे एमजी रियल एस्टेट देने को कहता तो भी वो मना नहीं कर सकती थी। यंग मास्टर, ये वशिष्ठ हाउस का सुप्रीम मेंबरशिप कार्ड है, आप इसे रख लीजिए, राज ने कहा। आहान ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। आहान ने सिर्फ डायमंड कार्ड तक की बात सुनी थी, अब ये सुप्रीम मेंबरशिप कार्ड क्या था? ये सुप्रीम कार्ड है। ये यहाँ सिर्फ 3 शेयर होल्डर्स के पास ही है। ये एक तरह का प्रूफ है को आप ज्यादा शेयर के मालिक है। इससे आप सारी फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं, राज ने समझाते हुए कहा। ये सुन आहान ने गर्दन हाँ में हिला दी। तो यंग मास्टर, मैं चलता हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। इतना कहकर राज वहां से जाने लगा, तभी एक जोर से आवाज हुई। बैम! किसी ने दरवाजे को बहुत तेज लात मारकर दरवाजा खोला था। बाहर से कमरे में एक गुंडे जैसा दिखने वाला आदमी आया और जोर से चिल्लाया, आहान कौन है, बाहर निकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? राज ने तुरंत सवाल किया। राज खुश था कि इस वक्त वो आहान के साथ ही था, वरना सबको लगता कि इस गुंडे को उसने ही भेजा था। आहान हैरानी में राज और उस गुंडे को देख रहा था। तुम आहान हो? उस गुंडे ने आहान की फोटो नहीं देखी हुई थी, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाया था। राज का इंस्टेंट रिएक्शन देखकर उसे लगा कि वही आहान है। मैंने पूछा तुम कौन हो और अंदर कैसे आए?
राज ने गुस्से में पूछा। तुम्हारी मौत इतनी नजदीक है और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? उस आदमी ने चिल्लाते हुए बोला। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। राज ने उसे कहा। गुरुजी, इसकी टांगे तोड़ दो। गुरुजी राज चोपड़ा के गाइड और मेंटर थे। वो मार्शल आर्ट में के स्टेज 2 पर थे। मनाली में उनके आर्ट की बहुत इज्जत थी। जी मास्टर, गुरुजी ने तुरंत जवाब दिया और जोश में आकर उस आदमी को जोर से धक्का दिया। वो आदमी पीछे की दीवार से जाकर टकराया और उसके मुंह से खून बहने लगा। गुरुजी इतने में नहीं रुके और उस पर चढ़ गए। वो समझ गया था कि गुरुजी मार्शल आर्ट में ट्रेंड है। वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट को अच्छे से जानते थे। वो आदमी भी मार्शल आर्ट में ट्रेंड था, इसलिए वो जानता कि गुरुजी उसके सीनियर थे। पूरे मनाली में बहुत कम लोग थे जो गुरुजी जैसे ट्रेंड थे। सीनियर, मुझे छोड़ दीजिए, उस गुंडे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ये सुनते ही आहान बोला, अच्छा अब तुम्हें छोड़ दे। तमाशा तुमने शुरू किया था तो अब तुम ही बताओ कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा। आहान की अकड़ देखकर वो आदमी कंफ्यूज हो गया। उसे अब तक लग रहा था कि राज आहान है, पर उसने ये बात इग्नोर करते हुए जवाब दिया, ब्रिज चौधरी और सुहासिनी चौधरी ने। फिर उसने राज की तरफ देखते हुए कहा, यंग मास्टर, मैंने भी सिर्फ ऑर्डर फॉलो किए हैं। इस आदमी का कंफ्यूजन देखकर राज ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं राज चोपड़ा हूँ, आहान ये है। उसका ये बताने का मकसद ये था कि आहान को विश्वास हो जाए कि ये आदमी उसका नहीं है। अब तो उस आदमी को और गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अब तक आहान गलत इंसान को समझ रहा था। राज चोपड़ा का नाम सुनकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। सुहासिनी ने उसे सही खबर देना भी जरूरी नहीं समझा था। उस आदमी को ऐसा लग रहा था कि रजत की वजह से वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। अब जब उसने आहान की तरफ देखा और आहान चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसको ऐसे देखकर उस आदमी ने कहा, यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हुई है, माफ कर दे। अब तक तुम धमकी दे रहे थे और अब माफी मांग रहे हो। ये सब तमाशा तुमने शुरू किया है तो अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। आहान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। प्लीज यंग मास्टर, प्लीज मुझे माफ कीजिए। वो आदमी डर कर बोला। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर एक शर्त पर। तुम्हें यहाँ जिसने भेजा है उसे यहाँ बुलाओ। आहान ने कहा। जी यंग मास्टर जी, मैं अभी उन्हें फोन करके बुलाता हूँ। इतना बोलते ही उस आदमी ने तुरंत अपना फोन निकाला। उधर चौधरी फैमिली हॉस्पिटल में थी। सुहासिनी रजत को दलिया खिला रही थी। मॉम, अंकल का फोन क्यों नहीं आया अब तक? क्या उन्हें वो आहान नहीं मिला? मॉम, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, रजत ने कहा। बेटा तुम चिंता मत करो, अंकल ने उसे ढूंढ लिया होगा। तुम उससे अपना बदला ले लेना, तुम परेशान। सुहासिनी अपनी बात पूरी करने ही वाली थी कि उतने में ही उसका फोन बजा। फोन पर नाम देखकर वो खुश हो गई। देखो बेटा, अंकल का फोन आ गया। हेलो, मिल गया तुम्हें वो आहान, उसे लेकर यहाँ आओ, सुहासिनी ने कहा। उस आदमी का खून खौल रहा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, सुहासिनी जी आप तुरंत मनाली होटल में आ जाए। मनाली होटल? क्यों? सुहासिनी को एहसास नहीं हुआ था कि इस आदमी की आवाज अजीब थी। बस आप आ जाए, उसने कहा। तुम्हें आहान मिल गया ना, उसे यहाँ लेकर आओ, रजत उससे अपना बदला लेगा। सुहासिनी ने स्मर्क करते हुए कहा। जी आहान मुझे मिल गया है, पर अगर आप तुरंत यहाँ नहीं आए तो मैं उसे छोड़ दूंगा। इस आदमी ने अब झुंझलाते हुए कहा। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें खुद भी पता है। सुहासिनी भी अब झल्ला गई थी। जी हाँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप यहाँ पहुंच गए तो ठीक है, वरना मैं आहान को छोड़ दूंगा। इतना बोलकर उस आदमी ने फोन कट कर दिया। उसकी इस हरकत से सुहासिनी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। मॉम, क्या बात है? अंकल ने क्या कहा? क्या वो हार गए? सुहासिनी के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर रजत ने पूछा। मुझे नहीं लगता, पर उसने अजीब सी डिमांड की है। वो चाहता है कि हम मनाली होटल जाए, सुहासिनी ने कंफ्यूज होते हुए कहा। अच्छा मॉम, लेट्स गो। आज मैं इस आहान को छोड़ूंगा नहीं। आज मैं उसे अपने पैर पकड़कर माफी मंगवाऊंगा। रजत बिस्तर से उठकर जाने के लिए तैयार हुआ। ब्रिज चौधरी ये सब बातें सुन रहे थे और परेशान हो रहे थे। वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हें वहां जाना चाहिए, ये कोई जाल भी हो सकता है। कैसे पिता है आप? अपने खुद के बेटे की ऐसी हालत देखने के बाद भी आपका खून नहीं खौल रहा। आप एक बहुत ही बेकार पिता है, सुहासिनी ने चिल्लाते हुए कहा। मेरी बात मानो और वहां मत जाओ। ब्रिज ने एक बार फिर कोशिश की, पर सुहासिनी मानने वाली नहीं थी। मनाली होटल जाकर अब क्या होने वाला था? आहान चौधरी फैमिली के साथ अब क्या करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH74 जाने दो इन्हें। अच्छा मॉम, लेट्स गो। अंकल ने हमें होटल बुलाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बुलाया होगा। आज मैं इस आहान को छोड़ूंगा नहीं। आज मैं उसे अपने पैर पकड़कर माफी मंगवा कर रहूंगा। रजत बिस्तर से उठकर जाने के लिए तैयार हुआ। ब्रिज चौधरी ये सब बातें सुन रहे थे और परेशान हो रहे थे। वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हें वहां जाना चाहिए। यह कोई जाल भी हो सकता है। कैसे पिता है आप? अपने खुद के बेटे की ऐसी हालत देखने के बाद भी आपका खून नहीं खौल रहा। आप एक बहुत ही बेकार पिता है, सुहासिनी ने चिल्लाते हुए कहा। मेरी बात मानो और वहां मत जाओ। हो सकता है कि सुशील खुद वहां फंस गया हो। अगर उसने आहान का सच में पकड़ लिए है तो फिर वो उसे यहाँ लेकर क्यों नहीं आता? ब्रिज ने समझने की कोशिश की। क्या आपको ऐसा लगता है कि सुशील हमें धोखा देगा?
उसकी मार्टिकल आर्ट ट्रेनिंग के लिए हमने इतने पैसे खर्च किए हैं। बात चाहे जो भी हो, पर अब मेरा बेटा उस आदमी से बदला लेकर रहेगा। आप आना चाहते हैं तो आइए, वरना हम जा रहे हैं। सुहासिनी से अपने बेटे की तकलीफ बिल्कुल नहीं देखी जा रही थी, इसलिए अब वो किसी की नहीं सुनने वाली थी। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटे मनाली होटल पहुंचे। उनके पीछे पीछे ब्रिज भी वहां आ गया। तीनों ने रूम में घुसकर नोटिस किया कि आहान सोफे पर बैठकर आराम से चाय पी रहा था। उसके माथे पर कोई शिकन नहीं था और न ही किसी तरह का कोई डर। वो बहुत शांत और सहज था। क्या यही वो आदमी है जिसने तुम्हारी यह हालत की है? सुहासिनी ने आहान की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा। हाँ मॉम, रजत ने कहा। इतना सुनकर सुहासिनी आहान की तरफ गई और उससे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि ब्रिज चौधरी का था। ये तुम क्या कर रही हो? क्यों हम सबको मुसीबत में डालना चाहती हो तुम? ब्रिज के बात सुनकर सुहासिनी गुस्से से तिलमिला उठी थी। इससे पहले वो कुछ बोल पाती, ब्रिज ने कहा, मास्टर चोपड़ा आप यहाँ। रूम में एंटर करते ही ब्रिज ने राज चोपड़ा और गुरुजी को देख लिया था। ब्रिज समझ गया था कि आहान कोई मामूली आदमी नहीं है। आहान ने अभिषेक का हाथ भी तोड़ा था, पर फिर भी राज ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उसके रूम में उसको चाय पीता देख रहा था। मास्टर चोपड़ा। ये बात सुनकर सुहासिनी भी हकीक की रह गई थी। सब जानते थे कि चोपड़ा फैमिली बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली थी। बिरज चौधरी, मुझे नहीं पता था तुम में इतनी हिम्मत है, राज ने ताना मारते हुए कहा। मास्टर चोपड़ा, मैं आपकी बात समझा नहीं। ब्रिज जानता था वो एक बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला था, पर फिर भी उसने अपना डर छुपाने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगा कि तुम यंग मास्टर को नुकसान पहुंचाने किसी को भेजोगे और फिर खुद बच जाओगे? मैंने तुम्हें इतना बेवकूफ तो नहीं समझा था, राज ने कहा। यंग मास्टर, ये दो शब्द सुनते ही ब्रिज और सुहासिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वो लोग बस शिमला से आया एक मामूली इंसान समझ रहे थे, वो असल में यंग मास्टर था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। मास्टर चोपड़ा। ब्रिज के जुबान लड़खड़ाने लगी। जब राज चोपड़ा आहान को परेशान नहीं कर रहे थे और अपने भाई के साथ किए गए सुलूक का बदला नहीं ले रहे थे, तो उनकी क्या औकात थी? आहान के स्टेटस के बारे में वो सोच भी नहीं पा रहे थे। यंग मास्टर, अब आप इनके साथ क्या करेंगे? राज ने सवाल किया। इस वक्त आहान बिल्कुल सहजता से खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये समझना बहुत मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। मैंने तुम्हारा एक हाथ तोड़ा, पर फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई, आहान ने बहुत कामली कहा। रजत अब समझ चुका था कि आखिर आहान था कौन। उसके लिए सबकी ऐसी रिस्पेक्ट देखकर अब रजत घबराने लगा था। यंग मास्टर, मैं हार मानता हूँ। आई सरेंडर। सरेंडर? अब तुम सरेंडर करना चाहते हो? तुम्हारा सारा गुस्सा और अकड़ कहाँ गए? मैंने तुम्हारे साथ नरमी बरती, फिर भी तुमने ये किया, आहान ने ताना मारते हुए कहा। रजत ने इतनी ताकत नहीं थी कि वो इतना सब झेल सके। डर के मारे उसके पैर कांपने लगे और वो वहीं गिर गया। यंग मास्टर, इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। सुशील को मैंने भेजा था। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, पर प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। सुहासिनी अपने घुटनों पर बैठकर आहान से माफी मांगने लगी। गुस्से से उसकी लाल हुई आंखें अब झुकी हुई थी। अब तक तो आप मुझे थप्पड़ मारना चाहती थी और अब माफी मांग रही है। आपका गुस्सा खुद जल्दी ठंडा नहीं हो गया, आहान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। आहान को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो बिना सोचे समझे रिएक्ट करे। जब सुहासिनी रूम में आई तब गुस्से में आहान को मारना चाहती थी, पर जब उसे आहान की असलियत पता चली तो उसके सामने घुटने तक कर माफी मांग रही थी। आहान को घृणा आने लगी। सुहासिनी कुछ बोलने लायक नहीं बची थी। उसने बस अपनी गर्दन झुका ली। ऐसा करते हैं इसका दूसरा हाथ वो तोड़ देते हैं ताकि इससे ये सब जिंदगी भर याद रहे। आहान उन्हें माफ करना नहीं चाहता था। राज को उसका ये फैसला सुनकर लगा कि आहान अभी भी थोड़ा दयालु हो रहा था। अगर किसी ने उसके साथ ऐसा किया होता तो वो उसकी जान ले लेता। यस यंग मास्टर, राज ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। सुहासिनी आहान और राज का सीरियस चेहरा देखकर डर गई। वो अपने बेटे नहीं होने दे सकती थी। उसने तुरंत गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, नादानी में इससे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आहान और राज को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आहान वहां खड़ा बस तमाशा देखना चाहता था और राज भी बिना डरे आगे बढ़ रहा था। सुहासिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसलिए उसके दिमाग उसने बोल दिया और अपने बेटे के सामने आकर खड़ी हो गई। मेरे बेटे तक पहुंचने के लिए आपको पहले मुझे मारना होगा। राज और आहान दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। उन्हें ये करता देख सुहासिनी के माथे पर पसीना आ गया। उसने फिर से कहा, आप देख क्या रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रही। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता? राज को अब गुस्सा आने लगा था। ठीक है फिर, तुम हम दोनों को मार दो। वैसे भी ऐसे जिंदगी का क्या फायदा, हम बच तो वैसे भी नहीं सकते। इससे अच्छा मार दो हमें। सुहासिनी चिल्लाने लगी। उसे लग रहा था कि इतने लोगों को बीच में वो जान से मार देने की गलती नहीं करेगा, पर राज को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उन्हें मरने के लिए बिल्कुल तैयार था कि तभी ब्रिज आ गया। माफ कर दीजिए यंग मास्टर, इन दोनों से गलती हो गई। उसकी माफी मैं मांगता हूँ आपसे। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। गलती शायद मेरी है, मैं ही अपने परिवार को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया। आहान को यह फैमिली ड्रामा देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसके लिए ये सब बिल्कुल मायने नहीं रखता था। ऐसे लोगों से डील करने के लिए उसके पास बहुत सारे लोग थे।
उसने इरिटेट होते हुए कहा, जाने दो इन्हें, मुझे इनका फैमिली ड्रामा नहीं देखना है। मुझे और भी जरूरी काम है। जाने दो। वहां मौजूद सब लोग हैरान थे। यंग मास्टर उन्हें छोड़ना चाहते थे। राज ने जैसे ही कोई सवाल करना चाहा तो आहान ने कहा, ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अब अगर आगे कुछ भी ऐसा किया तुम लोगों ने तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समझे? नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। थैंक यू यंग मास्टर, आप महान है, आपका दिल बहुत बड़ा है। आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरी बीवी और बेटा ऐसी कोई गलती ना करे। ब्रिज ने उसका एहसान मानते हुए कहा। आहान ने अपना मुंह फेर लिया। इसके बाद चौधरी फैमिली वहां से चली गई। राज और गुरुजी भी वहां से चले गए। आहान फिर से सोफे पर बैठ गया। वो सोचने लगा कि कैसे ब्रिज ने अपने परिवार को बचा लिया था। उसे अपने पुराने दिन आ गए। कैसे उसका पूरा परिवार उसे और उसकी मां को टॉर्चर करते थे और वो भी ऐसे ही घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते थे। फर्क ये था कि रजत और सुहासिनी के पास एक पिता और पति था, पर आहान और उसकी मां के पास कोई नहीं था। ये सोचते सोचते आहान की आंखें थोड़ी नम हो गई। तभी सुशील बाथरूम से बाहर आया। उसके पैर पर बहुत चोट लगी थी, पर फिर भी वो खुद को संभालते हुए चल पा रहा था क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स में स्टेज 1 में ट्रेंड था। वो आहान के पास आया और बोला, यंग मास्टर, आहान और उसकी डील के मुताबिक अगर रजत और सुहासिनी वहां आ जाए तो वो उसे छोड़ देगा। मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, उसका सच सच जवाब देना और मैं तुम्हें जाने दूंगा। आहान ने कहा, आप मुझसे जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सुशील ने तुरंत जवाब दिया। आहान का अब मनाली आना जाना लगा रहने वाला था। वाहन के मार्शल आर्ट कल्चर के बारे में जानना चाहता था। वो जानना चाहता था कि कितने लोग मार्शल आर्ट के स्टेज 1 के हिस्सा थे और कितने लोग स्टेज 2 का हिस्सा थे। मार्शल आर्ट स्टेज 1 में कितने लोग हैं? आहान ने सवाल किया। यंग मास्टर, जितना मैं जानता हूं, अभी मार्शल आर्ट स्टेज 1 में मनाली शहर के 150 लोग हैं। इनमें से 100 लोग लेवल 1 पर है, 30 लोग लेवल 2 पर और 20 लोग फाइनल लेवल पर है। सुशील ने सच सच जवाब दिया। मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनना बहुत मुश्किल था। बह छोटे उतना कम लोग थे जो अब मार्शल आर्ट में जाते थे। टाइम बहुत बदल गया था। लोगों में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। इसका दूसरा कारण टेक्नोलॉजी भी था। नई टेक्नोलॉजी और साइंस के वजह से अब हथियार यूज करना आसान हो गया था। स्टेज 2 पर पहुंचना तो और भी मुश्किल था। लोग स्टेज 1 के सारे लेवल कंप्लीट नहीं कर पाते थे, पर कुछ ऐसे लोग थे जो स्टेज 2 के फाइनल स्टेज पर पहुंच जाते थे। स्टेज 2 मार्शल आर्ट एक्सपर्ट की बहुत इज्जत होती थी। सुशील भी स्टेज 2 मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था। चौधरी फैमिली ने उसका फाइनेंशियली बहुत साथ दिया था। उन्होंने उसकी ट्रेनिंग पर लाखों पैसे खर्च किए थे। और इतना ही नहीं, मनाली के पॉश एरिया में उसके लिए एक बंगला भी बनाया था। अच्छा, ये बताओ मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर कितने लोग हैं? आहान ने कुछ सोचते हुए पूछा। स्टेज 2 वाले लोग ही थे जो 3 साल पहले उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। उसे लग रहा था शायद ये लोग मनाली से ही होंगे। स्टेज 2 पर ज्यादा लोग नहीं है, लगभग 10 से 12 लोग होंगे। इतना कहते हुए सुशील ने उनके नाम और लेवल बताने शुरू किए। आहान उन्हें बहुत ध्यान से सुनता रहा और नोट करता रहा। वो उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता था। उसे इस बात का पता लगाना था कि 3 साल पहले उसके पीछे कौन लोग थे। और हाँ, जो आदमी मास्टर चोपड़ा के साथ था वो भी स्टेज 2 पर था, पर कौन से लेवल पर था यह मुझे अच्छे से नहीं पता। सुशील ने सब सच बताना ही ठीक समझा था। इतना तो वो समझ गया था कि आहान बहुत पहुंची हुई चीज था। अब आहान का सुशील की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं था। उसने एक नाम सुना और उसी पर अटक गया। वो कहीं ना कहीं जानता था कि वो आदमी कौन था और शायद 3 साल पहले उन आदमियों के साथ था जो उसके पीछे पड़े थे। यंग मास्टर, मुझे जितना पता था मैंने आपको सब बता दिया। शुक्रिया। क्या आप मेरा एक काम करेंगे? अगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो मैं आपके पैरों का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करवाऊंगा, आहान ने पूछा। मैं आपका हर काम करूंगा। और रही बात मेरे पैरों की तो वो मैं खुद देख लूंगा। आप अपना काम बताइए, मैं अपनी जान पर खेल कर भी आपका काम करूंगा। सुशील ने रिस्पेक्टफुली कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मार्शल आर्ट एक्सपर्ट अक्षय से दोस्ती कर लो। मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। आहान ने जवाब दिया। हो जाएगा यंग मास्टर, आप फिक्र मत कीजिए, आप बस बताइए आपको क्या जानना है। सुशील आहान का हर काम करने के लिए तैयार था ताकि फ्यूचर में कभी अगर उसे जरूरत पड़े तो आहान उसकी मदद करे। मैं जानना चाहता हूं कि 3 साल पहले क्या अक्षय किसी को पकड़ने के लिए उस मिशन का हिस्सा था? अगर हाँ तो उसके साथ और कौन कौन थे? और हाँ, ध्यान रखना ये काम तुम छुप कर करना। दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए। आहान ने अपनी बात खत्म की। यंग मास्टर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। सुशील बहुत कॉन्फिडेंट था। अब तुम जा सकते हो। आहान के लिए यह पता करना बहुत जरूरी था कि आखिर 3 साल पहले उसके पीछे कौन लोग थे। यंग मास्टर, इतना कहकर सुशील वहां से चला गया। क्या सुशील ये इन्फॉर्मेशन ला पाएगा? क्या आहान जान पाएगा उसकी जान लेने के लिए 3 साल पहले कौन आए थे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH75 आपसे तुम का सफर। आहान का ये जानना बहुत जरूरी था कि 3 साल पहले उसके पीछे जो लोग पड़े थे वो कौन थे। उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के लोग थे, पर फिर भी उसे इस बात का पूरा भरोसा नहीं था। इसलिए उसने सुशील से कहा कि वो अक्षय से दोस्ती करे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकले।
सुशील पहले ही चौधरी फैमिली की वजह से आहान पर हमला करने के लिए पछता रहा था, इसलिए उसने आहान की बात मान ली। अक्षय मनाली के मार्शल आर्ट क्लब का सबसे पुराना मेंबर था। अगर सच में 3 साल पहले हुए हादसे में अक्षय था तो उसे जरूर पता होगा कि बाकी लोग कौन थे। अगर सुशील अक्षय से दोस्ती कर लेगा तो आहान को अपने दुश्मन के बारे में आसानी से पता चल सकता था। जब आहान इन्हीं सब बातों में खोया हुआ था तभी रूम में अस्मिता आई। अस्मिता रूपल के पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला। आहान ने मनाली पहुंचकर अस्मिता से रूपल के पेरेंट्स के बारे में पता करने के लिए कहा था। अगर किसी ने उसके पेरेंट्स के साथ गलत किया था तो वो उसका बदला जरूर लेगा। यस यंग मास्टर, मैंने लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। अभी जो खबर मिली है उसके मुताबिक रूपल के पेरेंट्स मिस्टर अनुज और मिसेस ललिता ने जो वाइन बनाई थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दरअसल उनकी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बहस हो गई थी जिसकी वजह से उसने उनकी वाइन में कुछ मिला दिया और एक बुरे आदमी को बेच दिया। उसको पीते हो उस बुरे आदमी को हार्ट अटैक आया और इससे पहले वो हॉस्पिटल पहुंचते उसकी मौत हो चुकी थी। अब उसकी फैमिली चाहती है कि उस डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर अनुज और मिसेस ललिता को जेल हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ना मुश्किल नहीं है क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास एविडेंस है। अस्मिता ने पूरी बात समझाई। अच्छा, तो क्या उस बुरे आदमी की फैमिली बहुत पावरफुल है? आहान ने कुछ सोचते हुए सवाल किया। आहान सारी मुसीबत की जड़ समझ चुका था। इस आदमी का बेटा शर्मा फैमिली का दामाद है और सिर्फ इतना ही नहीं उसके पॉलिटिकल और मिलिट्री कनेक्शन भी बहुत है। शर्मा फैमिली अपने दामाद को बहुत मानती है। अस्मिता ने हामी भरते हुए कहा। शर्मा फैमिली, वही शर्मा फैमिली जो मनाली की टॉप 5 फैमिलीज में आती है? आहान ने सवाल किया। यस यंग मास्टर, अस्मिता ने जवाब दिया। ये सब सुनने के बाद आहान कुछ सोचने लगा। रायजादा फैमिली पूरे एशिया में थी। सारे सेक्टर्स में उसका नाम था। हर सेक्टर में या तो उनकी कंपनी थी या पहचान थी या फिर कुछ शेयर्स थे, पर जिस सेक्टर में वो कमजोर थे वो थी मिलिट्री और पॉलिटिक्स। अब क्योंकि शर्मा फैमिली की इन दोनों सेक्टर्स में पहचान थी, उनसे पंगा लेना मुश्किल हो सकता था। समझ गया, इस शर्मा फैमिली से डील करने के लिए कोई तिगड़म तो लगाना ही पड़ेगा। अब तुम जा सकती हो अस्मिता। थैंक यू, आहान ने कामली कहा। यस सर। इतना कहकर अस्मिता वहां से चली गई। लगभग रात होने वाली थी। मनाली का मौसम बहुत सुहाना था। आसमान खूबसूरत रंगों से भरा हुआ था। आहान के रूम में सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था। वो सोच रहा था कि कैसा होता अगर शनाया भी अभी उसके साथ होती। इतना सोचते हो आहान ने शनाया को कॉल करने के लिए जैसे ही फोन उठाया, फोन बजने लगा और शनाया का नाम फ्लैश होने लगा। हाय हबी, कैसे हो तुम? सामने से शनाया की चर्पी आवाज आई। आई एम फाइन, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आहान शनाया की आवाज सुनकर खुश हो गया। खुशी खुशी में आहान रियलाइज नहीं किया था कि उसने पहले बार शनाया को तुम बुलाया था। पर शनाया ने ये नोटिस कर लिया और यह सुनकर वो मन ही मन खुश होने लगी कि फाइनली उनका रिश्ता आपसे तुम पर आ गया था। रियली? शनाया ने पूछा। यस, काश तुम यहाँ होती। तुम जानती हो, टीवी पे तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग बज रहा है। आहान ने टीवी देखते हुए कहा। ओह हबी, अब तुम मुझे इतना मिस कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं मनाली पहुंच गई हूँ। शनाया ने बहुत एक्साइटेड होकर कहा। यह सुनकर आहान से उसकी खुशी कंट्रोल नहीं हुई। उसने तुरंत कहा, अमेजिंग। तुम बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी आता हूँ तुम्हें लेने। हा, यस मिस्टर आहान, जल्दी लेने आओ, वरना तुम जानते हो मेरे आसपास कितनी भीड़ लग जाएगी। मैं अभी मनाली बस स्टॉप पर हूँ। शनाया की आवाज में खुशी साफ साफ झलक रही थी। शनाया मनाली जल्दी सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसे आहान की फिक्र हो रही थी और वो उससे मिलना चाहती थी। मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ, तुम मेरा वहीं इंतजार करना। इतना कहकर आहान ने फोन कट कर दिया। आहान जानता था कि शनाया को देखकर लोग उससे बात करना चाहेंगे और उसे हर तरफ से घेरकर उसे परेशान करेंगे। आहान जल्दी से अस्मिता की ड्राइवर और गाड़ी लेकर बस स्टॉप की तरफ गया। जब वो बस स्टॉप पहुंचा तो उसने देखा कि शनाया और रूपल कुछ लोगों से घिरे हुए थे। दोनों के चेहरों पर इरिटेशन और इम्पेशंस था। आप दोनों कितनी खूबसूरत है, आप मुझे एक मौका क्यों नहीं देती? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की ही जरूरत है। मेरी कंपनी आपको 1 साल में बहुत फेमस एक्ट्रेस बना देगी। एक आदमी जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कास्टिंग एजेंट था उन दोनों को यही बात बार बार बोलकर परेशान कर रहा था। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप प्लीज जाइए यहाँ से, रूपल ने जवाब दिया। अगर कोई भी और लड़की होती तो शायद इस ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लेती, पर शनाया और रूपल दोनों को ही इस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ब्यूटी जे एक बार मेरी, उस आदमी ने फिर से उन्हें समझना चाहा पर इस बार बीच में एक यंग लड़का आ गया। अंकल, क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि यह लेडीज आपसे क्या कह रही है? उस यंग लड़के ने कहा। वो लड़का ज्यादा बड़ा नहीं था। उसने ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड कपड़े और शूज पहने हुए थे। उसकी अकड़ देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कोई बहुत रईस बाप का बेटा है। इस बात से तुम्हें क्या लेना देना है? मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, उस कास्टिंग एजेंट ने चिढ़ते हुए कहा। पर मुझे नहीं लगता कि इनको आपकी मदद की जरूरत है और वैसे भी आप जैसे एजेंट कैसे होते हैं ये सब जानते हैं। अपने ऑफिस ले जाकर आप इनके साथ क्या करेंगे किसे पता है, यंग लड़के ने जवाब दिया। तुम में इतनी हिम्मत, इस एजेंट ने जोर से कहा। देखिए अंकल, यहाँ से चले जाइए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उस यंग लड़के ने गुस्से में कहा। सब जानते थे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
इससे पहले वो एजेंट फिर कुछ बोला पता, वो यंग लड़का फिर से बोला, चलिए चलिए अंकल निकलिए यहाँ से। अपनी बेइज्जती होता देखा वो आदमी वहां से चला गया और भी लोग जो शनाया और रूपल से बात करना चाहते थे चुपचाप वहां से खिसक लिए। फाइनली अब शांति है, उस यंग लड़के ने कॉन्फिडेंटली कहा, पर शनाया और रूपल के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। इस वक्त शनाया को सिर्फ आहान से मिलना था। माय ब्यूटीफुल गर्ल्स, मेरा नाम आयुष है और मैं अब्रॉड पढ़ाई कर रहा हूँ, बस अभी अभी यहाँ आया हूँ। अगर आप फ्री हैं तो मेरे साथ मनाली घूमेंगी, उस लड़के ने कहा। शनाया और रूपल ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ने ही उसे इग्नोर करना बेटर समझा था। आप दोनों बहुत अलग किस्म की लड़कियां हैं। इग्नोर होने पर आयुष को शर्मिंदगी महसूस हुई। मेरे हस्बैंड बस आते ही होंगे, शनाया ने पीछा छुड़वाते हुए कहा और उसकी आंखें आहान को ढूंढने लगी। तभी आहान वहां आया। उसके हाथ में बहुत खूबसूरत फूल थे, हालांकि वो बस एक दिन के लिए दूर थे, पर दोनों ने एक दूसरे को बहुत मिस किया था। शनाया, आहान ने अपनी एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करते हुए कहा। आहान, इतना बोलकर शनाया आगे बढ़ी और आहान को कसकर गले लगा लिया। आहान थोड़ा सरप्राइज हो गया। जब शनाया ने आहान को छोड़ा तब उसने वो फूल देते हुए कहा, ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर माई ब्यूटीफुल बेबी। ये सुनते ही शनाया शर्मा गई। ये सब देखकर आयुष हैरान था। वो सोच रहा था कि ऐसे आदमी को इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिल गई। रूपल की तरफ देखते हुए आहान ने पूछा, तुम यहाँ कैसे रूपल? मुझे मम्मी पापा की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा एक बार यहाँ आ जाऊं। रूपल ने अपनी फिक्र एक्सप्रेस करते हुए कहा। मैं ऑलरेडी किसी को भेज दिया है अंकल आंटी के बारे में पता करने के लिए, आहान ने दिलासा देते हुए कहा। तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी, रूपल ने गिल्टी फील करते हुए कहा। इट्स ऑफ रूपल, तुम इसके बारे में इतना मत सोचो। चलो अब चलते हैं, ड्राइवर वेट कर रहा है, आहान ने शनाया का हाथ पकड़ते हुए कहा। इससे पहले शनाया और रूपल कुछ कह पाते आयुष ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ड्राइवर, तुम ड्राइवर अफोर्ड कर भी सकते हो। आहान का ये बात सुनकर मुंह चढ़ गया। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम ड्राइवर अफोर्ड कर सकते हो। तुम खुद एक ड्राइवर लगते हो, आयुष ने आहान का मजाक उड़ाते हुए कहा। आयुष ने आहान के सिंपल कपड़े देखकर उसे तुरंत जज कर लिया था। मैं ड्राइवर रख सकता हूं या नहीं, इससे आपको क्या लेना देना है? आप क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं? आहान ने इरिटेट होते हुए पूछा। मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर इन खूबसूरत लड़कियों का लेना देना है, आहान ने शनाया और रूपल की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। सॉरी, पर मैं आपकी बात समझा नहीं, आहान ने कंफ्यूजन में पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा ड्राइवर कोई एक्टर होगा जो ड्राइवर की एक्टिंग करेगा, और तुम्हारी कार भी कोई खास नहीं होगी। अब ऐसी खूबसूरत लेडीज ऐसी वैसी कार में थोड़े बैठेगी, आयुष ने कहा। तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम बहुत स्मार्ट हो, अब अपनी स्मार्टनेस कहीं और जाकर दिखाओ, आहान ने कैजुअली जवाब दिया। फिर शनाया और रूपल को देखते हुए कहा, चले। वो जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़े आयुष को गुस्सा आ गया, क्योंकि आहान ने उसे इग्नोर किया था। आहान को इन सब में पड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। रुको, आयुष ने गुस्से में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अगर हिम्मत है तो मुझसे शर्त लगाओगे? शर्त? तुम पागल हो गए हो क्या? आहान का मुंह बन गया। नहीं, मैं पागल नहीं हूं, मैं बस नहीं चाहता कि तुम इन दोनों से झूठ बोलो। अब बताओ, शर्त लगाओगे मुझसे? आयुष ने दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा। यह बात सुनकर शनाया को बहुत अजीब लगा। वो सोचने लगी, कैसा बेवकूफ लड़का है, बिना मतलब हमारे पर्सनल स्पेस में घुसता जा रहा है। क्या चाहते हो तुम? कैसी शर्त? आहान ने अपनी आंखें रोल करते हुए पूछा। तुम्हारा ड्राइवर एक एक्टर है और तुम्हारी कार भी अच्छी नहीं है। आयुष को लगा वो ये शर्त जीतने वाला है। अच्छी कार का डिस्क्रिप्शन क्या होता है? आहान ने सवाल किया। जो बहुत महंगी और खूबसूरत हो, कम से कम 25 लाख से ऊपर की कार हो, आयुष ने जवाब दिया। अच्छा, आहान ने कहा, फिर तो तुम्हें निराश होना पड़ेगा, मेरी कार की लग्जरी को लेकर वो बहुत लग्जरियस कार है। उद्धरण चिन्ह, जो गाड़ी अस्मिता ने उसे दी थी वो रोल्स रॉयस का टॉप मॉडल है, और उसके साथ ही उसका नंबर प्लेट भी बहुत महंगा है। अगर वो एक लग्जरियस कार नहीं है तो फिर तुम उसे यहाँ लेकर ही क्यों आए? इतनी खूबसूरत लेडीज को लेने तुम खटारा गाड़ी लेकर आए और ऊपर से बोल रहे हो कि तुम्हारे पास ड्राइवर है, आयुष ने मजाक उड़ाते हुए कहा। आहान को अब गुस्सा आने लगा था। उसने अलग अलग चेहरे बनाना शुरू किया। जाने दो आहान, चलते हैं, पता नहीं यह क्यों पीछे पड़ गया है, शनाया ने परेशान करते हुए कहा। शनाया की बात मानकर वो फिर से वहां से जाने लगे, पर आयुष को अब भी चैन नहीं था। उसने फिर से उन्हें रोका और कहा, मुझे तुम्हारी कार देखनी है। अब शायना, रूपल और आहान इरिटेट हो चुके थे। आहान ने इसी इरिटेशन में कहा, चलो मैं तुम्हें अपनी कार दिखाता हूं, फिर बाद में रिग्रेट मत करना। आहान जानता था कि उसकी कार वहीं होगी, इसलिए उसने हाँ कर दिया। रिग्रेट? बिल्कुल नहीं, आयुष ने कहा। इस वक्त शनाया बिल्कुल शॉक्ड थी। आहान के पास कार, ये कैसे पॉसिबल था? तीनों जैसे ही पार्किंग एरिया के पास पहुंचे, कार वहां नहीं थी। ये देखकर आयुष को बहुत मजा आया। उसे आहान को झूठा साबित करने का मौका मिल गया था। आहान की कार कहाँ चली गई थी? आयुष के आने से अब क्या होने वाला था? क्या अब आहान की कार देखकर शनाया को उसकी सच्चाई के बारे में पता चलने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट FM नॉवल पर। CH-76 गाड़ी किधर गायब हो गई? आहान, शनाया, रूपल और आयुष जैसे ही पार्किंग एरिया के पास पहुंचे, कार वहां नहीं थी।
ये देखकर आयुष को बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे आहान को झूठा साबित करने का मौका मिल गया था। आहान परेशान हो गया था। अस्मिता का ड्राइवर ऐसा नहीं था जो बिना बताए कहीं चला जाए। उसने कूल होते हुए कहा, ड्राइवर आसपास कहीं गया होगा, अभी बस आता ही होगा। तुम अभी भी झूठ बोल रहे। साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे पास कोई कार नहीं है, फिर भी तुम प्रिटेंड कर रहे हो। तुम जरूर यहाँ टैक्सी में ही आए थे, है ना? आयुष ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अब शनाया को भी शर्म आने लगी थी। वो जानती थी कि आहान कोई सस्ती सी कार भी नहीं है मनाली में, फिर उसने ऐसा क्यों कहा था? अगर ये सब आहान का नाटक हुआ तो उनकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। जब सब अपने ख्यालों में खोए हुए थे तभी वहां एक सफेद रंग की पोर्श आकर रुकी और उसमें से एक खूबसूरत लड़की उतरी। उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे। उसने जैसे ही अपने बाल ठीक करके जैसे आसपास देखा, उसकी आंखें हैरानी में खुली रह गई। वो वहां क्या कर रहा था? उस लड़की को इतना हैरान देख आयुष ने कहा, क्या हुआ दीदी? आप मुझे पहचान नहीं रही क्या? आलिया शर्मा को इस वक्त कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। वो बस एकटक आहान को देख रही थी। दीदी, आयुष ने फिर से कहा। आलिया और आयुष जब भी मिलते थे आलिया बहुत खुश होती थी, पर आज उसे इतना खोया हुआ देखकर आयुष को बहुत अजीब लग रहा था। हाँ, फाइनली आलिया अपने सेंसस में आई। पिछली बार जब आलिया आहान से मिली थी तब उसने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, और इस बार तो उसके साथ दो और भी खूबसूरत लड़कियां थी, इसलिए उसने आहान को ग्रीट नहीं किया। दीदी, आप ड्राइवर के साथ रोल्स रॉयस क्यों नहीं लेकर आई? आपको पोर्श लाने की क्या जरूरत थी? आयुष ने घमंड से कहा। वो बस आहान को ये जताना चाहता था कि उसके पास रोल्स रॉयस भी है। रोल्स रॉयस पापा लेकर गए हैं, आलिया ने जवाब दिया और फिर आहान की तरफ देखते हुए पूछा, आयुष ये लोग कौन है? क्या ये तुम्हारे दोस्त है? हाँ 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 दीदी, क्या आपको लगता है मेरे दोस्त ऐसे होंगे? ऐसे लोगों को मैं मुंह भी न लगाऊं। आयुष ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। आयुष, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आलिया समझ गई थी कि आयुष और आहान के बीच जरूर कुछ हुआ था, पर उसका पागल भाई आहान को जानता नहीं था और उसका मजाक उड़ा रहा था। इसने ऐसे कपड़े पहने हैं पर फिर भी कह रहा था कि इसके पास लग्जरी कार और ड्राइवर है। कैन यू बिलीव इट? आहान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। फनी? आलिया की आंखों में डर था। उसे आहान बिल्कुल फनी नहीं लग रहा था। कुछ समय पहले का आहान का रूप आलिया ने देखा था, इसलिए वो जानती थी कि आहान कैसा है, और उस इडियट आयुष ने आहान को ऑफेंड कर दिया था। दी, आप कुछ कह क्यों नहीं रही है? डोंट यू फाइंड इट फनी? आयुष शॉकेड था। हमेशा एटीट्यूड में रहने वाली लड़की आज आहान को देखकर इतना डरी हुई क्यों थी? शनाया ने भी ये सब नोटिस किया था। आलिया का एक्सप्रेशन आहान को लेकर बहुत अलग था। उसे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ थी। उसके इंस्टिंक्ट गलत नहीं होते थे। क्या आलिया आहान को जानती थी? क्या एक ही दिन में किसी ने आहान को सेड्यूस किया था? ये सब सोचकर शनाया थोड़ा सा बेचैन हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आहान को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ये सोचकर परेशान था कि जहां भी वो जाता था ये आलिया वहां कैसे पहुंच जाती थी। आहान जैसे ही इस सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में सोच रहा था तभी वहां रोल्स रॉयस आकर रुकी। वो गाड़ी लेटेस्ट मॉडल था और साथ को उसकी नंबर प्लेट भी प्रीमियम थी। ओ माय गॉड, सच अ प्रीमियम कार विद अ प्रीमियम नंबर, आयुष ने सरप्राइज होते हुए कहा। उसे कार्स के बारे में बहुत नॉलेज थी क्योंकि उसके घर भी एक रोल्स रॉयस थी जो लो क्वालिटी मॉडल थी। आयुष को बहुत जलन हो रही थी। उसके पास ऐसी कार क्यों नहीं थी? ये सब थॉट्स उसके मन में चल रहे थे कि तभी वो कार उनके सामने आकर रुकी। दी, क्या ये कार हमारी है? आयुष ने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से पूछा। वो बस सोच रहा था कि काश उसके पास रोल्स रॉयस होती, और उतने में ही रोल्स रॉयस उसके सामने आकर रुक गई। ये सुनकर आलिया शर्म से पानी पानी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाकर अपना मुंह छुपाए। तुम हमारी फैमिली को जानते नहीं हो क्या? क्या तुम्हें लगता है पापा कभी भी ये कार लेने की सोचेंगे? इडियट, आलिया ने दांत पीसते हुए मन ही मन में कहा। इससे पहले आलिया आयुष से कुछ कह पाती, आयुष गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसे निहारने लगा। उसने मन में ये सोच लिया था कि ये गाड़ी उसी की है। तभी कार का दरवाजा खा छोटे उला और उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। वो भागते हुए आहान के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने डरते हुए आहान से कहा, मिस्टर आहान, आई एम रियली सॉरी, मेरा पेट सही नहीं लग रहा था इसलिए। मिस्टर आहान, ये शब्द आयुष को गाल पर थप्पड़ जैसे पड़े। उसके कदम अचानक से रुक गए और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा और सुना था। इट्स ऑक, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। जब तक गलती जानबूझकर ना की गई हो तब तक मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, आहान ने बहुत कामली कहा। थैंक यू मिस्टर आहान, उस ड्राइवर ने अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए कहा। आहान ने ड्राइवर को पहले ही कह दिया था कि वो उसे यंग मास्टर कहकर ना बुलाए और इस बात की अच्छे से गांठ बांध ले। ब्रदर, क्या ये कार तुम्हारी है? आयुष ने अपना थूक निगलते हुए पूछा। नहीं नहीं, रेंट की है, आहान ने सीरियस टोन में जवाब दिया। शौक की वजह से आयुष 2 कदम पीछे हो गया। कौन है जो रोल्स रॉयस रेंट करता है, वो भी इतने प्रीमियम नंबर प्लेट की? शनाया और रूपल दोनों ही अजीब शक्ल के साथ वहां खड़ी ये सब देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान की बातों पर यकीन करे या नहीं। ऊपर से उस ड्राइवर का डर भी कोई नाटक नहीं लग रहा था। अब सवाल ये था कि आहान ने है कर रेंट कहां से की और क्यों की। दोनों लड़कियां एक दूसरे को इसी कंफ्यूजन के साथ देख रही थी। आयुष अब शर्मिंदा था। भाई, आप मजाक क्यों कर रहे हैं? ऐसा कौन होगा जिसे गाड़ी रेंट पर देनी पड़े?
पैसों की कमी मुझे ही है, तुम तो देख ही सकते हो मेरे कपड़े ऐसे हैं। आहान ने ताना मरते हुए कहा। हाँ, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था, इसे अपने दिल पे मत लगाए। आयुष ने नर्वसली कहा। ओह, तो आप मजाक कर रहे थे। आहान को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो शनाया और रूपल की तरफ मुड़ा और बोला, चलें। हाँ, दोनों ने हामी में अपनी गर्दन हिला दी, फिर तीनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्पीड से वहां से निकल गई। उनके जाते ही आलिया ने आयुष की तरफ गुस्से से देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, यू इडियट। अब आलिया चाहकर भी आहान के साथ दोस्ती नहीं कर सकती थी। पहले उसकी गलती की वजह से वो अपना इंप्रेशन खराब कर चुकी थी और बाकी की कसर उसके भाई ने पूरी कर दी थी। दी, आप मुझे क्यों डांट है? वो सिर्फ अमीर ही तो है, ऐसा तो नहीं है कि हम ये कर नहीं ले सकते। आयुष ने नाराज होते हुए कहा। वो गाड़ी अफोर्ड तो कर सकते थे, पर उनके पापा कार पर कभी इतना खर्चा नहीं करते। अच्छा, इतना कितना पैसा है? स्टूपिड आयुष, तुम्हें पता भी है 2 दिन में उस आदमी ने मनाली में क्या क्या कर दिया है? आलिया ने गुस्से में कहा। ऐसा भी क्या कर दिया था उसने? दी, आयुष ने इरिटेट होते हुए पूछा। उसने रजत चौधरी और अभिषेक चोपड़ा का एक एक हाथ तोड़ दिया था वशिष्ठ हाउस में। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स? आलिया ने उसे समझाते हुए बोला। व्हाट? आयुष जनता था, दोनों ही बहुत हाई प्रोफाइल लोग थे, इसलिए उसे बहुत तेज झटका लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चौधरी फैमिली और चोपड़ा फैमिली उससे बदला भी नहीं लेना चाहती। दोनों फैमिलीज उसके सामने कुछ भी नहीं है। आलिया ने आह भरते हुए कहा। आयुष का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। उसका कैसा बैकग्राउंड होगा? क्या वो आयुष के साथ भी ऐसा कुछ करेगा? दी, क्या वो मेरे साथ भी ऐसा कुछ कर सकता है? वो मुझे मरेगा तो नहीं? आयुष ने डरते हुए पूछा। अब डर लग रहा है? ये सब करने से पहले क्यों नहीं सोचा? आलिया ने गुस्से में कहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, आई डोंट थिंक वो ऐसा कुछ करेगा। वो तुम्हें माफ कर देगा। इतनी छोटी बातों पे वो ज्यादा भाव देता नहीं है। आप तो उसे जानती है, अगर ऐसा कुछ हो तो आप मुझे बचा लेना। आहान ने प्लीड करते हुए कहा। शट अप आयुष, मैं उसे इतना भी नहीं जानती हूँ। तुम न घर चलो, देखते हैं डैड तुमसे कैसे डील करते हैं। आलिया ने कहा। आलिया ने डिसाइड किया कि वो अपने पापा को सब बताएगी ताकि वो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहे। उधर शनाया के मन में बहुत सारे सवाल थे। वो लगातार आहान को देख रही थी। फाइनली उसने पूछा, आहान ये कार किसकी है? आहान कुछ दिन पहले भी ऐसी कार लेकर शनाया को पिक करने उसके ऑफिस आया था। ये कार, आहान कहना चाहता था कि ये कार उसके क्लासमेट की, पर उतने में ही शनाया ने उसे काटते हुए कहा, ये मत कहना कि ये तुम्हारे क्लासमेट की है। मैं तुम्हारे कैक्समेट्स को जानती हूँ। टेल मी द ट्रूथ। आहान का गला जैसे बिल्कुल सूख गया था। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कब तक क्लासमेट्स का बहाना यूज कर सकता था? शनाया और रूपल दोनों ही उसे क्यूरियसली देख रहे थे। रूपल सोच रही थी कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सबसे डील करना इतना आसान कैसे है? भले वो रॉकी हो या चौधरी फैमिली। ऐसा नहीं था वो कमजोर थे, बट आहान कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था। आहान की कंफ्यूजन देखकर शनाया समझ गई थी कि वो ये बात आगे शेयर करने में अनकंफर्टेबल हो रहा था और कहीं ना कहीं वो भी अभी सच नहीं जानना चाहती थी। शनाया के लिए ये इंपॉर्टेंट था कि आहान उसके साथ था और वो उससे प्यार करती थी। लेट इट बी आहान, तुम जब कंफर्टेबल हो तब मुझसे ये बात शेयर कर सकते हो। आई ट्रस्ट यू और मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि तुम मेरे साथ हो। शनाया ने प्यार से कहा। शनाया, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें टाइम आने पर सब कुछ बताऊंगा। आहान ने कहा। इतना सुनकर शनाया ने प्यार से अपना हाथ आहान के हाथ पर रख दिया। ये सब देखकर रूपल बहुत खुश थी। जब शनाया की शादी आहान से फिक्स हुई थी तब वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पर अब वो जान गई थी कि आहान कोई मामूली आदमी नहीं था। वो शनाया से प्यार करता था और साथ को अपने सच को भी छुपा रहा था। उसके बाद सब एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। लंच करने के बाद शनाया ने कहा, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। आहान शनाया की बात को माना नहीं कर पाया। 3 साल में मुश्किल से उन्होंने 7 से 8 बार शॉपिंग की होगी। तुम लोग चले जाओ, मैं तुम्हारे बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। मुझे मेरी ब्यूटी स्लीप चाहिए। रूपल चाहती थी कि शनाया और आहान अकेले वक्त बिताए। ओके, शनाया ने विंक करते हुए कहा। फिर शनाया और आहान वहां से चले गए। शनाया ने प्यार से आहान के गले में हाथ डाल लिया। दोनों फिर एक शॉपिंग सेंटर पर पहुंचे जहां हर तरह के ब्रांड्स अवेलेबल थे। वो जैसे ही वहां पहुंचे वो एक औरत से टकराए। वो औरत बहुत हाई फाई थी। टकराते की उस औरत ने उन्हें गाली दी और चिढ़ते हुए वहां से चली गई। उसे इग्नोर करते दोनों एक प्रोडक्ट स्टोर में घुसे। वहां का स्टाफ शनाया और आहान को देखकर समझ गया था कि ये यहां से कुछ नहीं ले पाएंगे। तभी शनाया की नजर एक पर्स पर पड़ी और उसे वो पसंद आ गया और उसी वक्त वो औरत जिनसे ये दोनों टकराए थे वहां आए और उसी पर्स को निहारने लगी। दोनों में पर्स लेने के लिए आई कांटेक्ट हुआ और दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखने लगे। अब आगे क्या होगा, ये पर्स कौन खरीदेगा, जानने के लिए सुनते रहे सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH77 ये बैग मुझे चाहिए। शनाया और आहान हाथ में हाथ डाले शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे। वहां हर ब्रांड के स्टोर्स थे। वहां वो अचानक से एक औरत ही टकराए जो बहुत हाई फाई और अरोगेंट थी। दोनों के सॉरी बोलने के बाद भी उस औरत ने उन्हें गाली दी और वहां से चली गई। शनाया ने उसे इग्नोर करते हुए आहान से कहा, आहान मुझे चाय पीनी है। तुम प्लीज ले आओगे? मैं लेकर आता हूं, तुम यहीं वेट करो।
इतना कहकर आहान शनाया के लिए चाय लेने चला गया। तुम्हारी चाय, उसने कप शनाया को देते हुए कहा और शनाया मुस्कुराने लगी। क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? आहान ने सवाल किया। तुमने शायद नोटिस नहीं किया पर तुम आजकल मुझे आप नहीं तुम कहते हो, शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान ये सुनकर सरप्राइज हो गया था। उसने सच में ये बात नोटिस नहीं की थी पर अब जब उसे ये पता चला तब वो जानना चाहता था कि शनाया इस बारे में क्या सोचती है। शनाया तुम्हें मतलब आपको बुरा तो नहीं लगता? ऑफ कोर्स नॉट हबी, इन फैक्ट आई लव इट, तुम बहुत अपना अपना सा लगता है, शनाया ने शर्माते हुए कहा और फिर उसका हाथ पकड़कर आगे। आहान भी ये सुन के शर्मा गया। आखिर इतने सालों के बाद फाइनली उन दोनों के रिश्ते में इतनी क्लोजनेस आई थी जैसे बाकी यंग कपल्स में होती थी। काफी स्ट्रॉल करने के बाद शनाया को एक प्रदा का स्टोर दिखा। स्टोर देखती ही शनाया बहुत एक्साइटेड हो गई और आहान को खींचते हुए वहां ले गई। स्टोर में एक फीमेल असिस्टेंट ने उन्हें ग्रीट किया। हेलो सर, हेलो मैडम, वेलकम टू द स्टोर। थैंक यू, शनाया ने एलिगेंटली जवाब दिया। माई नेम इज दिव्या, हाउ मे आई हेल्प यू? उस फीमेल असिस्टेंट ने पूछा। नो, मैं बस ऐसे ही कैजुअली देखना चाहती हूँ। सो थैंक यू, शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर दिव्या डिसअपॉइंट हो गई थी। उन दोनों को देखकर वो पहले ही समझ गई थी वो यहाँ से कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। असिस्टेंट होने की वजह से उसका कस्टमर को देखकर पहला काम उन्हें ऑब्जर्व करना होता है। वो अपने कस्टमर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक जो अमीर और हाई फाई होते हैं और दूसरे जो मिडिल क्लास होते हैं। आहान को देखकर उसने तुरंत जज कर लिया था कि ये लोग मिडिल क्लास है और यहाँ से कुछ ले नहीं पाएंगे। शनाया एक सेक्शन में पस देख रही थी और दिव्या का उसे अटेंड करने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए वो चुपचाप साइड में खड़ी रही। तभी आहान का फोन पर अस्मिता का कॉल आया। वो हड़बड़ी में बाहर चला गया। उसे बाहर जाते देख दिव्या ने सोचा कि आहान एक टिपिकल बॉयफ्रेंड है। उसकी गर्लफ्रेंड के बिल उसे न भरने पड़े, इसलिए फोन का बहाना करके वहां से चला गया। इसी वक्त वहां के औरत आई। उसने लाल रंग का ब्रांडेड ड्रेस पहना हुआ था। उसकी उम्र करीब 30 साल होगी पर उसने अपने चेहरे पर मेकअप की बहुत मोटी लेयर लगाई हुई थी। जैसे ही उसने स्टोर में एंटर किया, दिव्या मुस्कुराने लगी और तुरंत उसके पास चली गई। उसने तुरंत भांप लिया थी कि ये औरत यहाँ से जरूर कुछ खरीदेगी। हेलो मैडम, हाउ मे आई हेल्प यू? उसने बहुत एनर्जेटिकली पूछा। क्या आपके पास फ्रांस के आए लेटेस्ट बाइक्स है? उस औरत ने पूछा। ये सुनकर दिव्या और भी खुश हो गई थी। उसे अंदाजा हो गया था कि ये औरत ऐसे लग्जरी सामान खरीदती रहती है। उन्हें इन सब का अच्छा नॉलेज है। यस, हमारे स्टोर पर फ्रांस से लेटेस्ट कलेक्शन परसों ही आया है। ये सब लिमिटेड प्रोडक्ट्स है, आप आइए मेरे साथ। इतना कहकर दिव्या उस लेडी को लिमिटेड एडिशन सेक्शन में लेकर गई। वहां शनाया पहले से एक चमकीले लाल रंग का पर्स देख रही थी। जब दोनों का आई कांटेक्ट हुआ तब दोनों का मुंह बन गया। ये लेडी वही थी जिनसे आहान और शनाया पहले टकराए थे। जब उस लेडी ने शनाया को ढंग से ऊपर से नीचे देखा तब उसके मन में जलन हुई। शनाया बहुत ज्यादा सुंदर थी, उसमें कोई भी कमी निकालना पॉसिबल नहीं था। मैडम, आप प्लीज साइड हो जाइए, आप हमारा रास्ता ब्लॉक कर रही है। दिव्या ने देख लिया था कि वो लेडी बहुत अनकंफर्टेबल और जेलस हो रही थी। दिव्या अच्छे से जानती थी कि अगर उसने इस लेडी को इंप्रेस कर दिया तो फिर उसे अच्छा बोनस मिल सकता है। इस बात पर शनाया का मुंह बन गया। वो उनके रास्ते में थी ही नहीं, वो तो बस देख। मैडम प्लीज हमारे रास्ते से हट जाइए, दिव्या ने और भी ज्यादा बेताब होते हुए कहा। उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जो सिर्फ सामान देखते थे और खरीदते नहीं थे। मैं बैग देख रही हूँ। हालांकि शनाया को बहुत गुस्सा आ रहा था फिर भी उसने धैर्य से ये बात कही। कौन सा बैग? ये बैग जो आप अफोर्ड भी नहीं कर सकती, दिव्या ने ताना मारत ए हुए कहा। हालांकि शनाया के कपड़े ब्रांडेड थे और वो दिखने में ही हाई प्रोफाइल थी पर फिर भी दिव्या को लगा कि वो ये बैग अफोर्ड नहीं कर सकती थी। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहती है? शनाया के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे। उसमें अच्छा पेशेंस था, वो अपना मजाक उड़ते हुए नहीं देख सकती थी। आप अच्छे से जानती हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, दिव्या ने अपने हाथ फोल्ड करते हुए कहा। कैसे खरीदेगी आप ये पर्स? इस पर्स का प्राइस 60,000 और आपका मिडिल क्लास बॉयफ्रेंड खर्चे से डरकर पहले ही भाग चुका है। आप दोनों के सपने तो बड़े हैं पर जेब नहीं, तो बेहतर यही होगा कि आप भी यहाँ से चली जाएं, दिव्या ने कहा। आहान को वहां ना देखकर शनाया को बहुत अजीब लगा। आहान बिल्कुल ऐसा लड़का नहीं था जो वहां से भाग जाए, वो जरूर किसी काम से बाहर गया होगा। दिव्या सिर्फ इस बात का बतंगड़ बना रही थी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता मैं ये बैग अफोर्ड नहीं कर सकती? शनाया ने कॉन्फिडेंस के साथ सवाल किया। शनाया जानती थी कि वो बैग बहुत महंगा था, फिर भी वो दिव्या को समझाना चाहती थी कि वो अपने कस्टमर्स का मजाक नहीं उड़ा सकती। अगर तुम ये बैग अफोर्ड कर सकती हो तो मैं जो तुम कहोगी वैसा करूंगी। दिव्या को भी पूरा भरोसा था कि वो ये बैग अफोर्ड नहीं कर पाएगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये लो मेरा कार्ड और स्वाइप करो इसे, शनाया ने अपना बैंक कार्ड देते हुए कहा। जब विक्की ने शनाया से माफी मांगकर पैसे ट्रांसफर किए थे उस अकाउंट में तब के कुछ पैसे अभी भी थे। उतने अमाउंट में वो ये बैग खरीद सकती थी। तुम्हारे इस कार्ड में पैसे हैं भी, अपने आप को स्मार्ट प्रूव करने के चक्कर में कहीं तुम्हारे इंसल्ट ना हो जाए। दिव्या अब अपना आपा खो चुकी थी। वो सिर्फ शनाया को नीचा दिखाना चाहती थी और उस लेडी को इम्प्रेस करना चाहती थी। इसमें पैसे हैं या नहीं ये तुम्हें इसे स्वाइप करने के बाद पता चलेगा। शनाया अब भी थोड़ा पेशेंस से बात कर रही थी।
उसका पारा इतनी आसानी से नहीं चढ़ता था। शनाया की इस बात से दिव्या सोच में पड़ गई। वो किसी भी तरह का कोई अंदाजा नहीं लगाना चाहती थी। शनाया देखने में ठीक ठाक ही लग रही थी। ऐसा हो सकता था कि उसके पास पैसे हो, और अगर ऐसा होता तो दिव्या की बहुत बेइज्जती हो जाती। तभी उस लेडी ने कहा, मुझे ये बैग चाहिए, तुम इसे मेरे लिए पैक कर दो। ये सुनते ही दिव्या के चेहरे पर चमक आ गई। दिव्या जानती थी कि वो लेडी शनाया और उसकी आर्ग्यूमेंट से खुश थी और अब उसे रिवॉर्ड देना चाहती थी। यस मैडम, अभी करती हूँ। ये सब देखकर शनाया शॉकेड थी। ये पर्स पहले मैंने देखा था। ओह, तो तुमने देखा और ये तुम्हारा हो गया? उस लेडी ने पूछा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बारे में सुना है कभी? अब शनाया को गुस्सा रहा था। वो लेडी बहुत अरोगेंट थी, ये बात शनाया पहले से जानती थी। मुझे पहले आने से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस ये पर्स लेने से मतलब है, उस लेडी ने कहा। शनाया किसी भी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। ऊपर से वहां आहान भी नहीं था, इसलिए उसने वहां से जाना ही बेटर समझा। अपनी चाय का कप लेकर शनाया जैसे ही वहां से जाने लगी, वो लेडी शनाया से जानबूझकर टकराए और सारी चाय उस लेडी पर, शनाया पर और जमीन पर गिर गई। शनाया ने कुछ नहीं बोला, पर वो लेडी जोर से चिल्लाई और शनाया को कसकर थप्पड़ मारा। चलना नहीं आता क्या? अब शनाया के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा था। धक्का उस लेडी ने मारा था और वही उसे चलने के ढंग बता रही थी। शनाया ने जैसे ही उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, उस लेडी ने जोर से शनाया के पेट पर लात मारी और शनाया एक प्लेटफॉर्म से टकरा कर गिर गई। शनाया के सिर से खून बहने लगा था और वो बेहोश हो गई। हाँ, मुझे मारने चली थी, उस लेडी ने बहुत एटीट्यूड के साथ कहा। दिव्या शनाया को इग्नोर करते हुए तुरंत उस लेडी के पास गई। मैडम, आप ठीक हैं ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़की को 3-4 थप्पड़ और मारो। तुम इससे जितना जोर से थप्पड़ मारोगी, मैं तुम्हें उतने ज्यादा पैसे दूंगी। वो लेडी शनाया की खूबसूरती से जलती थी, इसलिए वो चाहती थी कि उसका चेहरा बिगड़ जाए। दिव्या उस लेडी की बात सुनकर खुश हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे किसी को थप्पड़ मारने के पैसे मिलेंगे। कितने थप्पड़ मारने हैं? कितने भी, जब तक चाहो, उस लेडी ने स्मर्क करते हुए कहा। ठीक है। दिव्या जानती कि कस्टमर भगवान होता है, पर इतने पैसे मिलना बहुत बड़ी बात थी और उसके लिए पैसों से बड़ा कुछ नहीं था। इसलिए उसने आव देखा न ताव और कसकर शनाया के गाल पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना तेज था कि उसके गाल पर दिव्या का हाथ छप गया था। दिव्या की आंखों में चमक आ गई थी। एक थप्पड़ से उसने हजारों कमा लिए थे। इसी खुशी में उसने शनाया को एक थप्पड़ और मारा। तभी आहान कॉल खत्म करके स्टोर में घुसा। उसने वहां जो देखा उसे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। शनाया वहां बेहोश पड़ी थी और उसके सर से खून बह रहा था और वही उसके सामने दिव्या ने उसे थप्पड़ मारने के लिए तैयार थी। आहान का चेहरा गुस्से से लाल था। उसे इतना गुस्सा शायद पहले कभी नहीं आया था। उसे शनाया की हालत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब तुम नहीं बचोगे, आहान ने दांत पीसते हुए कहा। अचानक से दिव्या और उस लेडी को लगा कि माहौल बिल्कुल बदल गया था। उनके माथे पर शिकन आ गए थे। दोनों ये सोचने लगे थे कि अब वो कैसे बचेंगे। आहान भागकर शनाया के पास गया। इतने में दिव्या रुक गई थी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे आहान की गुस्से से लाल आंखें नजर आई। वो डर के मारे वहीं पर बैठी रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पूरे बदन को टुकड़ों में तोड़ दिया हो। अब आहान उस यंग लेडी की तरफ मुड़ा। हालांकि उसने उस लेडी को शनाया पर हाथ उठाते हुए नहीं देखा था, पर वो समझ गया था कि ये सब उसी की वजह से हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। अपनी मुट्ठी भींचते हुए आहान उस लेडी की तरफ जा रहा था। जैसे जैसे आहान आगे बढ़ रहा था, वो लेडी अपने कदम पीछे कर रही थी। क्या कर रहे हो तुम ऐसे किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, ये कानून के खिलाफ है। वो लेडी आहान से अकेले नहीं लड़ सकती थी, इसलिए कानून की धमकी दे रही थी। अब कानून याद आया है तुम्हें? तुमने शनाया पे हाथ कैसे उठाया? आहान ने गुस्से से लाल होते हुए कहा। इस बेवकूफ लड़की की वजह से मेरी ड्रेस पर चाय गिर गई। मैंने उसे मार भी दिया तो क्या हो गया? उसने कॉन्फिडेंस से कहा। अच्छा, चाय गिराने के लिए तुमने उसके साथ ये किया, तो अब मेरी बीवी के साथ ये करने के लिए मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? आहान ने दांत पीसते हुए कहा। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। मैं अभी पुलिस। इससे पहले वो लेडी अपनी बात पूरी कर पाती, आहान ने उसे खींचकर एक थप्पड़ मारा। पुलिस? तुम किसी को भी बुला लो, मुझे डर नहीं लगता। आहान अपने आप से बाहर हो चुका था। पुलिस की धमकी उसे रोक नहीं सकती थी। गुस्से में आहान स्टोर में तोड़फोड़ करने लगा। उसने वह रखे पर्स, जूते, कपड़े सब कुछ गिरा दिए थे। आहान भले ही बहुत गुस्से में था, पर वो अपनी मर्यादा जानता था और वो कभी किसी औरत पे हाथ नहीं उठता, इसलिए उसने अपना गुस्सा आसपास की हर चीज पर निकाला। आहान को ये सब करता देख दिव्या बहुत डर गई। ये देखकर दिव्या की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा था। आहान का गुस्सा देखकर वो लेडी डर के मारे वही जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पर आहान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शनाया के साथ ऐसा करने के लिए तुम्हें इसकी सजा को भुगतनी ही पड़ेगी। आहान इस लेडी को इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। उस लेडी के साथ अब क्या होगा? शनाया को इतना हट करने के लिए वो उसे क्या सजा देगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH-78 मुझे मार दो। वो लेडी वही जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पर आहान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
शनाया के साथ ऐसा करने के लिए तुम्हें सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। आहान को ऐसा करते हुए देख दिव्या ने उसे रोकने की कोशिश की पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा आहान ने उसे कसकर पकड़ा और कहा, जैसे तुमने मेरी बीवी को मारा अब वैसे ही तुम इस औरत को मारोगी। सर, नहीं सर प्लीज। दिव्या जानती थी कि वो लेडी बहुत इन्फ्लुएंशियल थी पर उसे आहान के बैकग्राउंड का अंदाजा नहीं था। नो सर नो प्लीज। आहान कुछ भी सुनने मूड में नहीं था। जब दिव्या के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तब वो मान गई। वो उस अमीर लेडी की तरफ गई और उस पे हाथ उठाने ही वाली थी कि उतने ने उसने दिव्या को धक्का दिया और दोनों में झड़प शुरू हो गई। खुद को बचाने जब दोनों इधर उधर भागने लगी तो उनका पैर स्लिप हुआ और हाथ पर जोर से चोट लग गई, मानो हाथ की हड्डी टूट गई हो। वो दर्द से कहराने लगे। तभी शनाया ने अपनी आंखें खोली। आहान। इतना सुनकर आहान सीधा शनाया की भागा। शनाया तुम ठीक तो हो ना? आहान ने घबराते हुए पूछा। मुझे बहुत हो रहा दर्द है आहान, शनाया ने रोते हुए कहा। वो सिर्फ एक पर्स खरीदना चाहती थी और उसके साथ ये क्या हो गया। उसका दर्द आहान के दिल तक पहुंच गया लगा। शनाया के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसे शनाया के लिए बहुत बुरा लग रहा था और दिव्या और उस लेडी पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। इट्स ओके, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, उसने शनाया को संभालते हुए कहा। फिर उसने शनाया की उठने में मदद की और वहां से जाने के लिए तैयार हुआ। उसने दिव्या और उस लेडी की तरफ देखा और मन में सोचा, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो जैसे ही वहां से जाने लगे, मॉल का सिक्योरिटी मैनेजर वहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भागता हुआ आया। इतना सब होने के बाद प्राडा स्टोर के आगे भीड़ लग गई थी। अब ये उस मैनेजर की जिम्मेदारी थी कि वो इस मामले को हैंडल करे। वो जैसे ही स्टोर में घुसा उसने दिव्या और उस लेडी को जमीन पर गिरे हुए देखा और उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि ये सब आहान ने किया था। उसने गुस्से में आहान को देखा और कहा, ये सब तुमने किया? आप पूछेंगे नहीं कि यहाँ क्या हुआ था? आहान ने शांति से सवाल किया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये तुमने किया है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। अब उस मैनेजर की आवाज और तेज थी। हाँ, ये सब इसी ने किया है, उसे पकड़ो और मार दो, उस लेडी ने चिल्लाते हुए कहा। इस बार अब आहान का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उसने उस मैनेजर को समझते हुए कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ सारी सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे सच उगलवा लूंगा। उस मैनेजर को किसी न किसी तरह से ये सोचना ही था कि सारा इल्जाम वो आहान पर कैसे डालेगा। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आहान की तरफ जैसे ही भागे, आहान ने अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स की वजह से कुछ सेकंड्स में ही उन्हें जमीन पर गिरा दिया था। ये देखकर मैनेजर का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसकी माथे पर पसीना आ गया था और वो सोच रहा था कि ये कौन है जिसने इतने सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ ही सेकंड्स में हरा दिया था। अभी भी मुझसे सच उगलवाना है? आहान ने पूछा। ये बात सुनकर मैनेजर कोई जवाब नहीं दे पाया था। यू स्टूपिड पर्सन, तुम्हारे ये गार्ड्स एक आदमी को पकड़ नहीं पाए और खुद ही जमीन पर लाशों की तरह पड़े हैं। उस लेडी मैनेजर का मजाक उड़ाते हुए बोली। शट अप, मैनेजर ने चिल्लाकर कहा। वो सोच भी नहीं सकता था कि आहान इसके आगे और क्या कर सकता था। उसे ऐसा लग रहा था कि भले कोई भी आ जाए आहान उनको धूल चटा देगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे शटअप बोलोगे? वो लेडी गुस्से से तिलमिला उठी। अभी बताती हूँ तुम्हें, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर उसने अपने पति को फोन लगाया। राकेश, यहाँ मॉल में मुझे कुछ लोग मारना चाहते हैं, तुम जल्दी आ जाओ और हाँ, अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आना, ये आदमी मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा है। आहान ने उस लेडी को ऐसा करने से नहीं रोका। वो देखना चाहता था कि इस लेडी की पहुंच कहां तक है। वही उस मैनेजर की आंखों में डर साफ झलक रहा था। ना आहान उसे इतना मामूली लग रहा था और न ही वो लेडी। वो समझ गया था कि वो अब बुरी तरह फंस चुका था, पर उसने हार नहीं मानी और दोनों पार्टी को समझने की कोशिश की। सर मैम, आप दोनों सुलह क्यों नहीं कर लेते? मैनेजर ने उदास मन से कहा। सुलह? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पति को आने दो, तुमसे तो मैं अपने पैर पकड़वाकर माफी मंगवाऊंगी और रही बात तो इस आदमी की, तो इसकी तो वो जान ले लेंगे। वो लेडी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। उस लेडी का हाथ भले ही टूटा था पर उसका एटीट्यूड अब भी 7वें आसमान पर था। तभी आहान ने अपना फोन निकाला और अस्मिता को कॉल किया। जल्दी यहाँ पहुंचो। फोन पर उसने सिर्फ ये 3 शब्द ही कहे। वो अस्मिता को यहाँ पहले भी बुला सकता था पर उसे लगा था कि शायद ये मामला इतना आगे नहीं जाएगा, पर अब क्योंकि मामला इतना आगे बढ़ गया था तो बाद के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आहान को अस्मिता की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ अस्मिता ये बात सुनकर घबरा गई थी। उसके माथे पर शायद पहले बार शिकन आए थे। इतने सारे लोगों आहान ने हैंडल किया था पर आज उसकी आवाज बहुत अलग थी। ऐसा क्या हुआ होगा? बिना ज्यादा सोचे अस्मिता ने कुछ कंपनी एग्जीक्यूटिव को कॉल किया और उन्हें आहान के कॉल के बारे में बताया। सब मॉल की तरफ रवाना हुए। उधर मॉल का प्राडा स्टोर लोगों से घिरा हुआ था। सबको तमाशा देखना था। सब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। तभी वहां कुछ लोग हाथ में चाकू और बंदूक लेकर घुसे। उन्हें को लीड कर रहा था वो एक मिडिल एजेड आदमी था। उस आदमी को देखकर वो लेडी खुश हो गई। राकेश, तुम आ गए। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो ये मुझे मार देता। सोनिया डार्लिंग, ये तुम्हारे साथ किसने किया? उस लेडी का नाम सोनिया था। उसके पति राकेश ने उससे ये सवाल किया। इसने मेरा हाथ तोड़ दिया और ये मैनेजर मुझे शट अप बोल रहा था। सोनिया ने आहान और मैनेजर की तरफ इशारा करते हुए राकेश को बताया। राकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने पहले आहान की तरफ देखा और फिर उस मैनेजर की तरफ। पहले वो इस मैनेजर से निपटना चाहता था,
तुम मेरी पत्नी पर क्यों चिल्लाए? राकेश ने उसे घूरते हुए सवाल किया। इस वक्त वो मैनेजर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कांपती हुई आवाज में वो बोला, सर, वो आई एम सॉरी। मैनेजर ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उससे पहले ही राकेश ने अपने चाकू से उस मैनेजर के चेहरे पर एक निशान कर दिया। मैनेजर का चेहरा खून से लाल हो गया था। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस इतना जानना है कि मेरी पत्नी को तुमने क्यों डांटा? राकेश ने गरजते हुए कहा। इस बार मैनेजर ने राकेश के पैर पकड़ लिए। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। राकेश ने एक डेविल स्माइल दी और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। हमेशा याद रखना, मेरा नाम राकेश मित्तल है, कभी भी भूलना मत। इतना कहते कि उसने अपने चाकू से उस मैनेजर का हाथ काट दिया। चारों तरफ खून ही खून था। मैनेजर को इतना दर्द हो रहा था कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। दर्द की वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। राकेश मित्तल, मैं जानता हूँ राकेश मित्तल कौन है। कौन है? राकेश मित्तल ड्रैगन टाइगर सोसाइटी का हेड है। सारी भीड़ में एक हलचल मच गई। ड्रैगन टाइगर सोसाइटी मनाली में बहुत फेमस थी। ये लोग एक तरह से गुंडे थे जिनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी था। लोगों के मन में आहान के लिए डर और तरस दोनों था। जिसने सिर्फ सोनिया को शट अप बोला था उसके साथ इसने ये किया था, तो फिर वो उसके साथ क्या करेगा जिसने उसकी पत्नी का हाथ तोड़ा है? मौत भी शायद कम सजा होगी। अब राकेश आहान की तरफ मुड़ा। उसे लगा आहान डर के मारे उसके पैर पकड़ लेगा और उससे माफी मांगेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आहान वहां पर बहुत कॉन्फिडेंटली खड़ा था। तो अब तुम बताओ इस मामले के कैसे सुलझाए? राकेश ने अपना खून से सना चाकू उसके पैरों की तरफ फेंकते हुए कहा। तुम क्या चाहते हो? आहान ने पूछा। इतने में उसकी नजर शनाया पर पड़ी जो एक चेयर पर बैठी थी। शनाया के चेहरे पर हाथ का निशान था। राकेश तुरंत समझ गया था कि जरूर गलती सोनिया की ही थी। वो अपनी पत्नी को अच्छे से जानता था और साथ ही ये भी जानता था कि उसकी पावर के वजह से सोनिया अक्सर अकड़ में घूमती थी और ऐसे कांड करती थी। ऐसा करते हैं तुम खुद ही इस चाकू से अपना हाथ काट लो। राकेश देखना चाहता था कि इस बात पर आहान कैसे रिएक्ट करता है। अगर वो ये बात मान लेता तो वो समझ जाता था कि आहान का कॉन्फिडेंस फालतू का था। वो उसका हाथ काटने के बाद उसकी जान भी ले लेता, पर अगर आहान ने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब ये होता कि उसका बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है। ये बात सुनकर शनाया बिल्कुल घबरा गई। डर के मारे शनाया के मुंह से निकला, आहान, डोंट वरी बेबी, कुछ नहीं होगा। आहान ने शनाया को कंसोल करते हुए कहा। राकेश, मुझे इसके हाथ नहीं, इसकी जान चाहिए, सोनिया ने गुस्से में कहा। सोनिया नहीं जानती थी कि राकेश के दिमाग में क्या चल रहा था। जस्ट शट अप। राकेश ने तुरंत अपनी पत्नी का मुंह बंद किया। सोनिया राकेश के लिए हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी। इस बात से राकेश भी बहुत इरिटेटेड रहता था। सोनिया ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसमें राकेश की बात टालने की हिम्मत नहीं थी। तो मिस्टर, आपने क्या सोचा है? अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो मैं अपने हाथों से कर देता हूँ। राकेश ने गुस्सा जताते हुए आहान से पूछा। आहान के चेहरे पर मुस्कान आई और उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी का सुझाव अच्छा है। ऐसा करो, तुम मुझे मार दो। सारी भीड़ फुसफुसाने लगी। ये लड़का क्यों अपनी मौत के बुलावा दे रहा था? राकेश तो उसका हाथ काटकर छोड़ रहा था, फिर इसने अपनी मौत की बात क्यों की? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? राकेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उसके सामने ये बात बोल सकता था। आहान राकेश को उकसा नहीं रहा था बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात कर रहा था। मजाक? तुम हो कौन? तुम्हें लगता है तुम्हारी इतनी औकात भी है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक करूं? आहान ने उसे ताना मारा। ये सुनकर पूरे स्टोर में हलचल बढ़ गई। आहान ने पहले की मार देने की बात से राकेश को चुप कर दिया था और अब मजाक वाली बात तो उसके मुंह पर करारा थप्पड़ थी। अब राकेश सोचने लगा कि भले ही आहान कितना भी पावरफुल हो, वो हार नहीं मान सकता था क्योंकि अब बात ड्रैगन टाइगर सोसाइटी की भी थी। अगर वो ऐसे ही किसी से हार जाता तो उनकी सोसाइटी की कोई इज्जत नहीं रह जाती और साथ ही उसके पार्टनर और सीनियर उसे ताने सुनाते वो अलग। ठीक है, तुम्हें मरने का इतना शौक है तो फिर मरो, बाद में कोई मुझे ब्लेम मत करना। जैसे ही ये कहकर राकेश ने अपने आदमी को उसे मारने का इशारा किया, भीड़ रेस्टलेस हो गई। अस्मिता कपूर एक ग्रुप को लीड करते हुए स्टोर की तरफ आ रही थी। उनके पीछे सूट में बहुत सारे मेंबर्स थे। ये सभी ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के मेंबर्स और हेड थे। लोगों में फिर बातचीत शुरू हो गई। अस्मिता कपूर और ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के हेड सुनील को सब जानते थे। ये तो एमडी रियल एस्टेट के लोग हैं। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अब ये लड़का बिल्कुल नहीं बचेगा। सब लोग अब आहान को सिंपैथी की नजरों से देखने लगे थे। उन्हें आहान पर तरस आ रहा था। ड्रैगन टाइगर सोसाइटी अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड थी और एमडी रियल एस्टेट की अपनी पावर थी। सुनील और मेरे साथी यहाँ पर कैसे? उन्हें वहां देखकर राकेश हैरान था। उसने तो किसी को भी कॉल करके यहाँ नहीं बुलाया था, फिर वो सब यहाँ कैसे? ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के हेड सुनील को इस बवाल के बारे में कैसे पता चला? क्या होगा जब सुनील और राकेश आमने सामने होंगे? क्या अब आहान बच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। CH79 मामूली बैंक एम्प्लॉय। ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के मेंबर सुनील सर और अस्मिता कपूर यहाँ। उन्हें वहां देखकर राकेश हैरान था। मैंने तो उन्हें फोन नहीं किया था, फिर उन्हें इस कांड के बारे में कैसे पता चला? राकेश मन ही मन में सोच रहा था।
लोग ये जानते थे कि राकेश और सुनील दोनों ही ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के हेड थे, पर असल में राकेश सिर्फ सुनील के हाथ की कठपुतली था। उसे बहुत सारी अंदर की बातों के बारे में नहीं पता था। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो उन्हें ग्रीट करने उनके पास गया। डायरेक्टर अस्मिता, मिस्टर सुनील, आप दोनों यहाँ कैसे? राकेश को देखकर अस्मिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहीं ये वो पागल तो नहीं है जिसने आहान से पंगा लिया है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनील ने राकेश के सवाल का जवाब तो नहीं दिया, उल्टा उसी से सवाल करने लगा। अस्मिता की तरह सुनील को भी शक हुआ कि शायद इसकी वजह से ही उसको यहाँ आना पड़ा है। कुछ खास नहीं, सोनिया का यहाँ पर किसी से झगड़ा हो गया था, बस उसी से निपटने आया हूँ। राकेश ने सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर अस्मिता और सुनील के चेहरे के रंग उड़ गए। सुनील ने राकेश के कंधे पर हाथ रखा और उसे खुद से दूर करते हुए आहान की तरफ बढ़ा। सुनील, बात क्या है? अब राकेश के माथे पर पसीने की बूंदें थी। वो बहुत घबराया हुआ था। उसे सुनील की आंखों में अपने लिए तरस नजर आ रहा था। जब वो भी उनके पीछे पीछे आहान की तरफ मुड़ा तब उसने जो देखा उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। सुनील और अस्मिता आहान के आगे झुके हुए थे। आई एम सॉरी मिस्टर आहान, ये अस्मिता के सबसे पहले शब्द थे। पहले अस्मिता को लगा था कि किसी ने आहान को परेशान किया है, पर जब उसने देखा कि शनाया को चोट लगी है तब उसके माथे पर पसीना आ गया। ये बात किसी को पता हो या न हो, पर अस्मिता अच्छे से जानती थी कि शनाया आहान की कमजोरी थी। आहान अपने साथ हुए गलत के लिए फिर भी किसी को माफ कर देता, पर शनाया के अगेंस्ट वो किसी को माफ नहीं करने वाला था। शनाया को हाथ लगाने का नतीजा मौत थी। वही सुनील का डर भी कुछ कम नहीं था। उसे पहले लगा था कि आहान बस एक अमीर आदमी है और कुछ नहीं, पर जब अभी उसने उसे देखा तब उसे एहसास हुआ कि आहान कोई मामूली आदमी नहीं है। उसके आसपास का ऑरा बिल्कुल अलग था। लोग दूर से ही समझ सकते थे कि उनके आसपास आहान है। आहान को आसानी से गुस्सा नहीं आता था, पर जब आता था तो सबको पता चल जाता था। शनाया को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, आहान ने अपने हाथ पीछे करते हुए कहा। उसकी आवाज बिल्कुल काम थी। जल्दी करो मिस, शनाया को लेकर जाओ। अस्मिता जल्दबाजी में बोलने लगी और भीड़ को हटाने लगी। आहान, शनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आहान को ऐसे पहली बार देखा था। शनाया, परेशान मत हो, तुम हॉस्पिटल जाओ, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूं, आहान ने शनाया से प्यार से कहा। शनाया के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अस्मिता की तरफ देखा और हाँ में मुस्कुरा दी। क्या यही आहान का सच था? वहां अब बहुत कुछ होने वाला था। आहान नहीं चाहता था कि शनाया ये सब देखे, इसलिए उसने पहले शनाया को हॉस्पिटल भेजा। रास्ता खाली करो, आहान ने भीड़ को घूरते हुए कहा। इससे पहले सुनील कुछ कहता सभी वहां से जा चुके थे। सुनील और पूरी भीड़ बहुत डरी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि आखिर ये आदमी था कौन, पर फिर भी सब डरे हुए थे। सबको लग रहा था कि ड्रैगन टाइगर सोसाइटी और एमडी रियल एस्टेट के लोग आहान को सबक सिखाने आए, असल में ये लोग तो आहान के ही थे। किसी को तमाशा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सबके वहां से चले जाने के बाद आहान दिव्या और सोनिया की तरफ मुड़ा। तो अब क्या क्या कैसे हुआ, सारी डिटेल बताओ। आहान जानता था गलती इन दोनों की है, पर फिर भी वो जानना चाहता था कि वहां एग्जैक्टली हुआ क्या था। दिव्या के शरीर से जैसे सारी जान निकल गई थी। कुछ हजार कमाने के लिए उसने शनाया को थप्पड़ मारे थे और अब वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। उसके मुंह में जैसे दही जम गई थी और वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। वहां बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद थे जिनसे शायद दिव्या कभी नहीं मिल पाती, और अब जब मिली है तब सब उसे घूर रहे थे। दिव्या अपने आप को मन ही मन कोसने लगी। क्यों तूने ऐसा सोचा कि ये एक बैग अफोर्ड नहीं कर पाएगा? ये चाहे तो पूरा मॉल भी खरीद सकता है। दिव्या, तू तो बुरा फंस गई। तेरा बचना बहुत मुश्किल है। जल्दी से सारा ब्लैम सोनिया पे डाल दे। उद्धरण चिन्ह। मैं इंतजार कर रहा हूँ लेडीज, आहान ने फिर से कहा। इससे पहले दिव्या कुछ बोल पाती, सोनिया ने कहा, आई एम सॉरी, ये सब। नो नो सॉरी नहीं, मुझे क्या हुआ वो जानना है, आहान ने सोनिया को बड़ी ईचा में टोकते हुए कहा। आहान के हिसाब से इस गलती की कोई माफी नहीं थी। सब इसकी वजह से हुआ। इसने मुझे उकसाया था। इसी की, सोनिया ने दिव्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, पर अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उससे पहले ही दिव्या चिल्लाने लगी, झूठ, ये औरत झूठ बोल रही है। ये उन मैडम की खूबसूरती से जलती है, उन्हें थप्पड़ मारने के लिए उन्होंने मुझे पैसे दिए। ये सुनकर आहान आपे से बाहर हो गया। फिर भी उसने खुद को शांत किया। तुम झूठ बोल रही, मैं झूठ बोल रही हूँ या तुम? दिव्या और सोनिया ऐसे ही लड़ने लगी और हाथापाई पर उतर आई। दूसरी तरफ राकेश का शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने आहान की पत्नी को परेशान किया था। अब तो वो खुद बच पाता, वही बड़ी बात थी। बस करो दोनों, स्टोव में तमाशा कर रखा है, अस्मिता ने डांटते हुए बोला। अस्मिता को उम्मीद नहीं थी कि सोनिया एक ब्रांडेड स्टोव में किसी असिस्टेंट के साथ हाथापाई पर उतर आएगी। अस्मिता की आवाज सुनकर सोनिया और दिव्या रुक गई, पर अभी भी एक दूसरे को ऐसे घूर रही थी जैसे कि एक दूसरे को खा जाएगी। इतने में सुनील ने राकेश से सवाल किया, राकेश इधर आओ। राकेश की आवाज में गुस्सा था। सोनिया के गुस्से और अकड़ का कारण कहीं न कहीं राकेश की लापरवाही थी। सुनील भाई, राकेश ने कुछ नहीं कहा, बस आहान और सुनील के सामने घुटने तक कर बैठ गया। जो करना है करो, मैं इनकी शक्ल फिर कभी नहीं देखना चाहता, आहान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। यस यंग मास्टर, समझ गया, सुनील ने जवाब दिया। अगर उन्होंने आहान को हट किया होता तो ये फिर भी बच जाती, पर उन्होंने चोट पहुंचाई शनाया को।
हमें छोड़ दीजिए प्लीज। दिव्या आहान के पास गिड़गिड़ाते हुए गई पर उसने अपना मुंह मोड़ लिया। सोनिया भी अपने पति राकेश को लाचारी से देख रही थी। राकेश प्लीज मुझे बचा लो। पर राकेश के हाथ में कुछ नहीं था। राकेश खुद भी नहीं बच सकता था, वो अपनी पत्नी को कैसे बचाता। सुनील ने चाकू उठाया और राकेश की तरफ फेंका। लो, इन दोनों पर हमला तुम करोगे। इस बात पर आहान का मुंह चढ़ गया। ऐसा नहीं था कि सुनील उन पर हमला नहीं कर सकता था, पर उसने राकेश को चाकू इसलिए दिया ताकि राकेश बच सके। राकेश ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, पर खुद को बचने के लिए उसे ऐसा करना ही पड़ा। अगर आहान उसे छोड़ भी देता तो सुनील उसे ऐसी गलती करने के लिए कभी नहीं माफ करता। उसने चाकू उठाया और दिव्या की तरफ गया। दिव्या की आंखों में डर था और वो राकेश से अपनी जान भी भीख मांग रही थी, पर राकेश कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की और ऐसे चाकू चलाया जिससे दिव्या को जिंदगी भर के लिए सबक मिल जाए। वो घाव देखकर और दर्द के मारे वहीं पर बेहोश हो गई। अब वो अपनी पत्नी की तरफ गया। दोनों इतने लाचार और बेबस कभी नहीं थे। राकेश प्लीज। सोनिया के पास रिक्वेस्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। आई एम सॉरी। राकेश भी इसके आगे कुछ नहीं बोल पाया और उसने चाकू उठाया और जैसे ही चलाने को हुआ, सोनिया घबराहट में पहले ही बेहोश हो गई, लेकिन राकेश ने फिर भी उसे हल्का का जख्म तो दिया जिससे वो भी ये इंसिडेंट कभी ना भूले। आहान वही मुंह फेर कर खड़ा रहा। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था, पर यहाँ बात शनाया की हुई इंसल्ट की थी। शनाया उसके लिए सब कुछ थी। उसके आगे आहान को न सही समझ आता था और न ही गलत। ये सब होने के बाद आहान हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। उसने अस्मिता से सब कुछ संभाल लेने के लिए कहा। अस्मिता ने हामी में सर हिला दिया। जब आहान हॉस्पिटल पहुंचा तब शनाया को एक फीमेल डॉक्टर ट्रीट कर रही थी। पीछे से पता चल रहा था कि उस डॉक्टर का फिगर बहुत अच्छा था और शायद वो कोई यंग लड़की थी। शनाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद मैं तुमसे ऐसे मिलूंगी। उस डॉक्टर की आवाज में शनाया के लिए दया थी। जिया, मैं ठीक हूँ, ज्यादा चोट थोड़े लगी है, शनाया ने दर्द में मुस्कुराते हुए कहा। शनाया और जिया अपने कॉलेज के दिनों में रूममेट्स थी। शनाया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जिया से ऐसे मिलेगी। इस बात पर डॉक्टर जिया शनाया का सिर पर लगा घाव देखने लगी। ये ज्यादा चोट नहीं है शनाया, मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर घाव थोड़ा और गहरा होता ना तो शायद उसका निशान कभी नहीं जाता। अब तुम बताओ, हम लड़कियां चेहरे पर कोई निशान अफोर्ड कर सकती है क्या? जिया ने उसे समझते, तुम जानती हो अभी भी अगर हमारे बैचमेट्स को पता चला कि तुम यहाँ हो तो एक लंबी लाइन लग जाएगी। यहाँ सब बस इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारा डाइवोर्स हो और वो तुमसे शादी के लिए तुम्हें प्रपोज कर सके। तुम्हारे बारे में सब पूछते रहते हैं मुझे। जिया ने अपनी बात कंटिन्यू बड़े ऊ करते हुए कहा। शनाया अपने कॉलेज में बहुत पॉपुलर थी। उसकी शादी हो जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको उसके बारे में जानना होता था। उसमें से बहुत लड़के अमीर बाप के बेटे भी थे। जिया, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं मुझे। उन लड़कों को बोल दो इंतजार न करे, शनाया ने रूखी हुई मुस्कान के साथ कहा। शनाया, हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, मुझसे झूठ बोलकर क्या हो जाएगा? जिया ने आह भरते हुए कहा। ये गाल पर निशान और माथे पर चोट तुम्हें तुम्हारे पति की वजह से ही आए हैं ना? प्लीज ये मत कहना कि तुम गिर गई थी इसलिए लगी है। क्योंकि शनाया हॉस्पिटल अकेले आई थी इसलिए जिया ने सोचा कि उसके साथ ऐसा आहान ने किया होगा। शनाया जिया की बातें सुनकर हैरान हो गई। जिया, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। उन्होंने कभी मुझ पर आवाज नहीं उठाई, वो हाथ कैसे उठा सकते हैं? अच्छा, तो फिर वो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं आया? जिया ने सवाल किया। वो उस औरत से डील कर रहे हैं जिसने मुझ पर हाथ उठाया था। शनाया ने जिया को समझते हुए बोला। हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि आहान उस औरत के साथ की क्या करने वाला था, पर उसने आहान का गुस्सा देखा था। वो सोनिया और दिव्या को आसानी से नहीं जाने देने वाला था। तुम्हारा पति तो मामूली बैंक एम्प्लॉय है ना? जिया को अब और भी शक हुआ। एक डिलीवरी बॉय आखिर क्या कर लेगा? वो शनाया बोलना चाहती थी पर वो नहीं जानती थी कि आहान आखिर करता क्या है, इसलिए उसने चुप रहना ठीक समझा। शनाया को थोड़ा शर्मिंदा होता हुआ देखा जिया ने कहा। शनाया, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। तुम इस बात को दिल से मत लगाना। मेरा इरादा तुम्हें या तुम्हारे पति को नीचा दिखाने का नहीं था। शनाया के पास जिया की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो इतना तो समझ गई थी कि आहान कोई सिंपल इंसान नहीं था, पर फिर भी वो एक्जैक्टली कौन था वो ये बात नहीं जानती थी। इसलिए वो जिया को भी कुछ बता नहीं पाई, क्योंकि जिया भी उस पर शायद भरोसा नहीं करती। इट्स ओके, एक मामूली बैंक एम्प्लॉय होकर भी वो अच्छा ही काम करता है। शनाया ने सोचा इससे बेटर कोई जवाब नहीं होगा। कभी कभी सहने सोचती थी कि काश आहान एक मामूली एम्प्लॉय के अलावा कुछ और होता। भले ही वो ज्यादा नहीं कमाता पर फिर भी उसे अच्छा लगता। ऐसा नहीं था कि वो आहान को पसंद नहीं करती थी, पर फिर भी चाहती थी कि उसका पति कुछ और काम करे। शनाया के मन में अब बहुत सारे सवाल थे। जब उसे आहान की सच्चाई के बारे में पता चलेगा तब वो कैसे रिएक्ट करेगी। उसे डर था कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन वो सब कुछ कैसे हैंडल कर पाएगी। आहान ने सोनिया और दिव्या के साथ क्या किया था और क्या वो अब शनाया को सब सच बताएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। CHAT उन दोनों के साथ क्या हुआ? इट्स ओके, बैंक एम्प्लॉय होकर भी आहान अच्छा ही कमा लेता है। शनाया ने जिया से ये बात कही, पर मन ही मन में वो खुद भी चाहती थी कि काश आहान कुछ और काम कर रहा होता।
जिया ने शनाया की बात का कोई जवाब तो नहीं दिया था, पर उसने मन ही मन में सोचा कि शनाया शायद ये सब गुस्से में कह रही है। किसी को कैसे पसंद होगा कि उसका पति एक मामूली सा एम्प्लॉय हो। शनाया कॉलेज के दिनों से ही अपने गुस्से और एटीट्यूड के लिए फेमस थी। उसके पीछे बहुत लड़के पड़े होते थे, पर वो किसी को भी भाव नहीं देती थी। सब सोचते थे कि शनाया किसी बहुत अमीर लड़के से शादी करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस दिन शनाया की शादी हुई थी उस दिन बहुत सारे लड़के बहुत दुखी थे और अपना दुख काम करने के लिए शराब के नशे में डूबे हुए थे। वही बहुत सारी लड़कियां बहुत खुश भी थी, क्योंकि अब लड़के शनाया की जगह उन लड़कियों को भाव देंगे। उनमें से एक जिया भी थी। जिया जिस लड़के को पसंद करती थी वो शनाया को पसंद करता था, इसलिए जिया को शनाया कभी पसंद नहीं थी और उससे बहुत जलती थी। पर जब उसे पता चला था कि शनाया की शादी एक मिडिल क्लास कर्मचारी से हुई है, तब उसकी जलन कुछ काम हुई और अब उसकी ये हालत देख के तो उसे शनाया पर तरस आ रहा था। अगर शनाया को पता चल जाता कि जिया के दिमाग में क्या क्या चल रहा है तो फिर वो शायद कभी उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाती। अच्छा छोड़ो वो बात, मुझे ये बताओ, तुम कह रही थी कि किसी औरत ने तुम पे हाथ उठाया है। ये कैसे हुआ? शनाया को भले ही गुस्सा आता था, पर वो कभी भी ऐसे मामलों में नहीं फंसती थी। जिया जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा जिसकी वजह से शनाया के साथ ये सब हुआ। शनाया ने जिया को सब कुछ बताया, बस राकेश के आने के बाद वहां क्या हुआ ये नहीं बताया। इस वक्त जिया को गुस्सा आ गया था। पागल औरत, कोई इतना घमंडी कैसे हो सकता है? सोनिया के पास घमंडी होने के बहुत सारे कारण थे और सबसे बड़ा कारण था राकेश पर। आहान जितना गुस्सा आज था उसे नहीं लग रहा था कि वो उसे बचा पाएगा। शनाया मन में सोच रही थी और उसके चेहरे पर एक रूखी मुस्कान थी। तुमने कहा था कि तुम्हारा पति उससे डील करने के लिए वहां रुका है। तुमने पूछा नहीं कि वो क्या करने वाला है? जिया ने क्यूरियसली फिर से सवाल किया। वो जानती थी अगर किसी ने पब्लिक प्लेस पर शनाया पर हाथ उठाया है तो वो जरूर किसी पावरफुल फैमिली की होगी, और आहान जैसा मिडिल क्लास आदमी उस औरत से कैसे डील कर सकता था। जिया सोच रही थी कि वो जरूर उसे माफी मांगेगा। नहीं, आई एम श्योर वो उसे हैंडल कर लेगा, शनाया ने जवाब दिया। अब जिया ने कंट्रोल नहीं हुआ और उसने अपनी मन की बात बोल दी। शनाया, मुझे लगता है वो कुछ नहीं करेगा, बस माफी मांगकर आ जाएगा। उसने तुम्हें इसलिए ही पहले भेजा होगा ताकि तुम्हारे सामने उसकी वैल्यू कम ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, शनाया ने तुरंत जिया को जवाब दिया। जिया मन ही मन में सोच रही थी, भरोसा माय फुट, बेवकूफ समझती भी नहीं है कुछ। अगर उसे सबक सिखाना ही होता तो तुम्हारे सामने ही बताता ना, तुम यहाँ क्यों भेज देता। हालांकि जिया ये बात खुल के नहीं बोल सकती थी क्योंकि इससे शनाया को बहुत तकलीफ होती। तभी आहान रूम में आया। आहान को देखकर शनाया की सांस में सांस आए। शनाया के देखकर आहान ने एक लंबी आह भरी। अभी तुम आ गए, शनाया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। उसे आहान को देखकर शांति मिली थी। तुम कैसा फील कर रही हो? आहान ने प्यार से पूछा। मैं अब बेटर फील कर रही हूँ, शनाया ने कहा। तुम शनाया के पति हो? जिया ने एकदम से पूछ ही लिया। वो बहुत देर से सोच रही थी कि शनाया का पति कैसा दिखता होगा, और अब जब वो फाइनली उसके सामने था तब उसने रियलाइज किया कि वो बहुत ही ऑर्डिनरी और सिंपल था। वो इतना भी कुछ खास नहीं था जितना शनाया बताने की कोशिश कर रही थी। आहान वहां बहुत कंफ्यूज्ड खड़ा था। आहान, ये जिया है, कॉलेज डेज में हम रूममेट्स थे, शनाया ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया। हेलो, मेरा नाम आहान है। आहान ने स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, जिया ने बिना मन कहा और अपना हाथ आगे किया। आहान, तुमने उस औरत के साथ क्या किया जिसने शनाया को मारा था? जिया ने पूछा। मैंने पुलिस को बुलाया, अब वो ही इसे हैंडल करेंगे, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। पुलिस? तुमने पुलिस को बुलाया? उन्हें बुलाने का क्या फायदा होगा? वो ऑब्वियसली अपने कनेक्शंस की वजह से बच जाएगी। कुछ पैसे दिए और वो बाहर, जिया ने अनॉयड होते हुए कहा। आहान ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस डेविल स्माइल करता रहा। वो जिया को नहीं बताना चाहता था कि उसने उनकी जान ले ली थी। जब आहान ने कोई जवाब नहीं दिया तब जिया और भी एनॉय हो गई थी। तुम्हें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था, तुम्हें इस चुड़ैल के हाथ तोड़ देने चाहिए थे। उसने शनाया पर हाथ उठाया था। जाने दो जिया, अब सब खत्म हो गया ना, पुलिस को ही हैंडल करने दो। मैं बस खुश हूं कि मैं और आहान सेफ है, शनाया ने बात संभाली। हाँ, अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मेरा पति उसके हाथ तोड़ देता, सिर्फ पुलिस को बुलाकर छोड़ नहीं देता, जिया ने इतराते हुए कहा। उसे आहान और भी ज्यादा यूजलेस लगने लगा था। वो एक डिलीवरी बॉय था, ये बात तो वो फिर भी हजम कर लेती, पर उसने अपनी पत्नी के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया था, ये सोचकर उसे उससे घिन आने लगी थी। आहान ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराता रहा। भले ही उसकी बेइज्जती हो रही थी, पर फिर भी उसने कुछ बातों का राज रहना ही बेहतर समझा। छोड़ो, जाने दो, शनाया, परसों हमारा क्लास रियूनियन है, भूलना मत। तुम पिछले 2 बार से नहीं आए हो, इस बार जरूर आना। हमारे क्लासमेट्स तुम्हारे पति से मिलना चाहते हैं, जिया ने कहा। अपनी शादी में बाद से ही शनाया कभी रियूनियन में नहीं गई थी। जिया ने फिर मन में सोचा कि शायद वो नहीं चाहती कि उसके पति से कोई मिले, इसलिए ही तो वो रियूनियन में नहीं आई थी, पर इस बार शनाया मनाली में थी, इसलिए वो चाहती थी कि शनाया पार्टी में जरूर आए। यस आई विल। शनाया भी जानती थी कि किसी को आहान से मिलने में इंटरेस्ट नहीं था, वो बस शनाया ना मजाक बनाना चाहते थे। ठीक है, तो फिर मैं तुमसे परसों मिलती हूँ, अभी तुम रेस्ट करो, टेक केयर। इतना कहकर जिया वहां से चली गई। उसे ये जानने की बहुत इच्छा थी शनाया के सारे दीवाने कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि आहान उसका पति है।
जब जिया वहां से चली गई तब शनाया आहान की तरफ मुड़ गई। तुमने उनके साथ क्या किया? आहान जितना गुस्से में था शनाया जानती थी ये सब इतना सिंपल नहीं था। कुछ नहीं, बस उन्हें सबक सिखा दिया। अब वो ऐसी गलती कभी नहीं कर पाएंगी। आहान ने उसके बाल सहलाते हुए जवाब दिया। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? आई एम श्योर उस औरत का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है। शनाया ने कंसर्न्ड आवाज में पूछा। नहीं शनाया, डोंट वरी, सब सॉर्टेड है। अब तुम आराम करो, यू नीड इट। ओके, आहान ने समझाते हुए कहा। हम, शनाया ने कहा, पर उसके दिल में अभी भी डर था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो आहान को बिल्कुल नहीं जानती थी। आहान जैसे ही बाहर जाने लगा शनाया ने उसे रोक लिया। आहान प्लीज कुछ देर यहीं बैठो ना। आहान शनाया की कोई भी बात नहीं टाल सकता था। कितना अजीब है ना आहान, हम तो सिर्फ शॉपिंग करने गए थे और इतना कुछ हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोई इतना अरोगेंट भी हो सकता है। शनाया ने अपने मन की बात शेयर की। इट्स ओके बेबी, लोग ऐसे भी होते हैं। तुम अब उन सब के बारे में मत सोचो और आराम करो। आई एम हियर ओनली। आहान ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। शनाया मुस्कुराए और आंख बंद करके आराम करने लगी। तारांकन। 2 दिन बहुत जल्दी गुजर गए। क्लास रियूनियन का दिन आ गया था। मनाली यूनिवर्सिटी के गेट के सामने कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। जिया, तुम इस बार भी अपने पति को लेकर क्यों नहीं आई? किसी ने उससे सवाल किया। दरअसल शनाया के बाद अगर कॉलेज में कोई बहुत पॉपुलर था तो वो जिया थी। कॉलेज खत्म होने के बाद जिया ने एक बहुत अमीर आदमी से शादी की थी और अब उनके ग्रुप में वो ही सबसे ज्यादा वेल सेटल्ड थी। पति शब्द सुनते ही जिया के चेहरे पर उदासी छा गई। दरअसल उनकी कार से एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, फिर तो तुम्हें इसे ढंग से हैंडल करना चाहिए। आजकल लोग मिर्ची मसाले के साथ ऐसे न्यूज को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं जिससे बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एक लड़की ने कहा। जिया ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। सच ये था कि उसका पति कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था। वो जहां का खुद को बॉस बताता था, असल में वो वहां सिर्फ एक एम्प्लॉय था। उसे भी ये बात शादी के बाद तब पता चली जब वो उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। अब जिया के पास ये एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने सुना है हमारी क्लास के बहुत सारे लड़के जिन्हें कोई भाव नहीं देता था आजकल बहुत वेल सेटल्ड है। किसी ने कहा। रियूनियंस में इस टॉपिक पर बात होना बहुत जरूरी था। सब जानना चाहते थे कि आखिर उनके क्लासमेट्स का स्टेटस क्या था। कुछ लोग काफी अच्छा कमा रहे थे तो कुछ लोग अभी भी बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। सब एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे पर फिर भी उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड में काफी फर्क था। वैसे तुम्हें वो लड़का याद है जो तुम हारे पीछे पड़ा रहता था और तुम उससे बात भी नहीं करना चाहती थी? किसी ने जिया से पूछा। कौन, वो जिसने मुझे बहुत सारे फ्लावर्स और लेटर भी दिए थे? जिया ने कंफर्म किया। हाँ सुना है, वो आजकल बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। उस लड़की ने जवाब दिया। अच्छा, जिया ने कहा। वो मन ही मन में सोच रही थी कि काश उसने उस वक्त उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज वह ऐसे इंसान के साथ नहीं होती जो एक मामूली एम्प्लॉय था। बातों ही बातों में करण शर्मा की बात आई। तुम्हें करण शर्मा याद है? सब में से सबसे सक्सेसफुल अगर कोई है तो वो करण शर्मा है। करण शर्मा मनाली यूनिवर्सिटी में बहुत पॉपुलर था। जैसे लड़के शनाया के पीछे पागल थे वैसे ही लड़कियों का क्रश करण शर्मा था। जिया करण को बहुत पसंद करती थी पर करण शनाया को पसंद करता था। अच्छा, किस कंपनी में काम करता है करण? जिया ने पूछा। वो कंपनी में काम नहीं करता बल्कि उसकी अपनी कंपनी है। उसने उसने अपनी कपड़े की फैक्ट्री स्टार्ट की है। उसके बहुत सारे एम्प्लॉइज और लेबर्स है। एक लड़की ने कहा। रियली? बाकी लड़कियां काफी सरप्राइज थी। हाँ, और सिर्फ इतना ही, उसका प्रॉफिट भी लगभग 35 लाख रुपए है। उस लड़की ने फिर से कहा। ये सुनकर जिया ने तुरंत जवाब दिया। अच्छा, तो क्या इस बार वो यहाँ आने वाला है? सब लड़कियां ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि क्या करण इस बार आने वाला था। पिछली 2 बार से रियूनियन में वही लोग आ रहे थे जो ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। वहीं जिया सोच रही थी कि अगर इस बार करण आएगा तो वो उससे अपनी दोस्ती रिन्यू करेगी। आ रहा है? करण सिर्फ आ नहीं रहा है, उसने मिलने के लिए ली मेरिडियन बुक की है। उसी लड़की ने फिर से जवाब दिया। ली मेरिडियन सुनकर सब शॉकेड थे। वो एक बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है जहां जाना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। रेस्टोरेंट का नाम सुनकर जिया की आंखें खुली की खुली रह गई। वो उस रेस्टोरेंट में जाना कभी अफोर्ड नहीं कर पाती। इतने में किसी ने पूछा, अरे क्या वो ओवर स्मार्ट शनाया भी पार्टी में आने वाली है? शनाया को बहुत लड़कियां कम पसंद करती थी। उसकी खूबसूरती की वजह से लड़के उसके आगे पीछे घूमते थे। शनाया का नाम सुनकर जिया का मुंह बन गया। वो सोच रही थी कि वो शनाया को नीचा कैसे दिखाएगी। उसके साथ वो ये भी चाहती थी कि करण भी उसे पसंद ना करे। इसलिए उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और शनाया को नेगेटिव लाइट में लाने की कोशिश करने लगी। जिया ने शनाया के बारे में क्या बोला होगा? जब शनाया को इस बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम नॉवल पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी सीक्रेट अमीरजादा और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह के और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।